हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस आरओ की फुल प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हम अपना पहला सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं ज्योग्राफी। और आज हमने नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें आपको ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट जैसे चल रहे थे वैसे पढ़ाए जाएंगे। उसी के साथ में आपके क्वेश्चन कुछ डिस्कस करे जाएंगे उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड। तो उसको टॉपिक को समझने में और उससे संबंधित क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको समझने में आपको आसानी होगी, उससे चीज़ें आपके लिए और क्लियर होंगी, ऐसी मुझे आशा है। और उसी कड़ी में आज हम जो है 11 क्लासेस अपनी कर चुके हैं। आज हमारी जो है 12वीं क्लासेस है, जिसमें हम अपनी क्लाइमेट यानी भारत की जलवायु जो पढ़ रहे थे उसी में आज हम कोशिश करेंगे कि आज हमारा जलवायु पूरा खत्म हो। तो आज की जो क्लासेस है वो आपको और अच्छे से समझ में आने वाली है, तो ध्यान से देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कल हम कहाँ तक थे और आज हमें क्या क्या पढ़ना है। कल हमने जान लिया था कि भारत की जलवायु क्या है और उस पर जो इम्पैक्ट पड़ते हैं वो किस किस से पड़ते हैं, वो देख लिए थे। आज की जो हमारी वो है आगे की कड़ी में जो टॉपिक है अपना, वो आपके मानसून, आपके भारत की ऋतु, उसको समझने वाली बातें हैं। कितनी भारत में वर्षा होती है, कैसा मौसम है, वो सब बातें आज हम जानने वाले हैं। तो पहला इसी कड़ी में मैं टॉपिक बता दूं कि हम आज जो शुरू कर रहे हैं, पहले आपको ITCZ समझना पड़ेगा कि ITCZ क्या चीज़ है। तो ITCZ जब समझ जाएंगे तो आगे की बातें आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ITCZ का मतलब क्या है, वो ITCZ आपको समझ में आने वाला है। तो इसको जैसे फुल फॉर्म इसकी होती है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब बेसिकली ये है क्या मैं बता दूं। इसी से आपके मानसून डिसाइड होते हैं। तो क्या होता है कि जब शिफ्टिंग होती है, जैसे आपकी ये मान लो अर्थ है, ये पृथ्वी है, तो ये विषुवत रेखा पर ITCZ होती है। ITCZ होती है, क्या होती है उस पर चर्चा करेंगे। अभी मैं हल्का सा बताऊं कि क्या होता है कि जब जलवायु का निर्धारण होता है तो ये आपके ग्रीष्म और शीत ऋतु के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। यही ITCZ जो होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है और उसी के हिसाब से हर क्षेत्र में जो है जलवायु जो डिपेंड करती है कि उसमें वहाँ की जलवायु कैसी होगी एक पर्टिकुलर सीजन में। तो इस तरीके से ITCZ आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जान लेते हैं अच्छे से कि क्या है ITCZ, और तब आप इस डायग्राम को मत बनाइए, इसके बाद जो है मैं बनाता हूँ आपके लिए, तो आप इसको अच्छे से बनाइएगा। तो ITCZ मैंने बता रहा हूँ कि क्या होते हैं कि ये विषुवत रेखा पर क्या होते हैं, निम्न वायुदाब की पेटी होते हैं। तो क्या होते हैं, ये एक तरह से निम्न वायुदाब की पेटी होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये निम्न वायुदाब की पेटी होते हैं। अब उसको कैसे समझेंगे क्या है, तो आप उसको समझिए। फिर देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपका जो है एक ग्लोब है, ये आपकी एक अर्थ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको सभी को पता है, मैंने बताया हुआ है कि ये वाली जो रेखा होती है वो विषुवत रेखा होती है। 0 डिग्री जो रेखा है वो विषुवत रेखा होती है, वो विषुवत रेखा होती है और इसी को हम इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। तो ये आपकी इक्वेटर हो जाती है। अब 0 डिग्री है। अब मैं आपको बता दूं कि ITCZ आपका कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। तो ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है, जो बीच का क्षेत्र होता है, वही आपका क्या है, वही आपका ITCZ माना जाता है, वही आपका ITCZ होता है। अब क्या है ITCZ, नाम से आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी जो रेखा होती है, आपको मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि ये जो रेखाएं हैं और इधर की रेखा, तो ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है। थोड़ा शांति से सुनिएगा क्योंकि आज जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़ा सा डीप हैं और उसको आप समझ जाते हैं तो आपकी क्लाइमेट आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। तो ये आपकी मकर रेखा है। तो आप ध्यान से सुनिए और देखिए, थोड़ा सा क्लासेस आपकी आज अच्छी चलने वाली है, लंबी चलने वाली है, तो आराम से उसको देखते रहिए और समझिए कि क्या चीज़ें हो रही। तो क्या समझ रहे हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो आपका पूरा क्षेत्र कौन सा होता है, वो आपका पूरा क्षेत्र कौन सा होता है, तो वो आपका उष्णकटिबंधीय होता है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लासेस में चर्चा की है। तो ये क्या है, आपका उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंध या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। तो उष्णकटिबंध है ये। अब इसी उष्णकटिबंध में आपका कौन सा क्षेत्र है, आपका इसी उष्णकटिबंध में ये आपका एक और हमने इंटर ट्रॉपिकल क्षेत्र बनाया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इंटर ट्रॉपिकल बोलते हैं। पहली बात, इसको इंटर ट्रॉपिकल बोलते हैं। अब देखिए, आप इंटर ट्रॉपिकल तक समझ गए। अब कन्वर्जेंस जोन का क्या मतलब है ये समझिए, तो आप पूरा ये समझ जाएंगे कि ITCZ है क्या। पहली बात आप समझ गए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विषुवत रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है वही आपका क्या होता है, वो आपका इंटर ट्रॉपिकल होता है, यानी उष्णकटिबंध होता, अंत उष्ण होता है। सॉरी, इसको हिंदी में अगर मैं बता दूं तो इसको ITCZ को हिंदी में अंत उष्ण कटिबंधीय
अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बोलते हैं। तो ये आपका समझ रहे आप, देखिए नाम से समझिए कि अंतः उष्णकटिबंधीय, ये आप आज समझ गए कि इंटरट्रॉपिकल जो है आपका एरिया ये वाला होता है। अब आपको समझना है कि अभिसरण क्षेत्र का क्या मतलब है, यानी कन्वर्जेंस जोन का क्या मतलब है। आप इसको समझ जाते हैं तो ITCZ समझेंगे और फिर आगे आपके कॉन्सेप्ट समझने में आपको आसानी होगी। अब देखिए अभिसरण का क्या मतलब है कि मैंने आपको इसको समझने के लिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि पवनें क्या होती हैं। पवनों के बारे में कल हमने चर्चा की कि पवन कहते किसको हैं, जो हवा जो वायु क्षैतिज दिशा में चलती है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो पवन या हवा या वायु क्षैतिज दिशा में चलती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को पवन बोलते हैं। अब पवन कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उसको हम हल्के से समझते हैं। अच्छे से आप पूरी हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी जब चलेगी उसमें समझेंगे। तो समझिए कि आपकी पवनें क्या हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये हटा के पवनें आपकी क्या हैं, तो आप पवनें समझिए। पवनें बेसिकली पूरी अर्थ पे, ग्लोब पे 3 प्रकार की पवनें होती हैं। पहली है यहाँ पे स्थायी पवनें, इसको स्थायी पवनें बोलते हैं, या इनको भूमंडलीय पवनें भी बोलते हैं। तो आप इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, इसको भूमंडलीय पवनें। तो इसको अच्छे से समझिए, बड़ा मजा आने वाला है आपको। ये है आपका स्थानीय पवनें या भूमंडलीय पवनें। अब ये 3 प्रकार की होती हैं। ये पवनें स्थानीय पवनें होती हैं, या जो स्थायी पवनें हैं वो आपकी कौन सी कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं। कौन सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्हीं से आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी मतलब रखना है, उसके बाद की चर्चा हम करेंगे। लेकिन आपको मैं पवनें बता देता हूँ कि कौन सी होती हैं। तो ये आपकी व्यापारिक पवनें। अब ये कहाँ पे ऐसे चलती हैं, कहाँ क्या करती हैं, वो उसके बारे में हम डायग्राम के जरिए समझेंगे। पहले आप समझिए कि पवनें 3 प्रकार की हैं। पहली आपकी स्थायी पवनें हैं, जिनको भूमंडलीय पवनें भी बोलते हैं। ये भी 3 प्रकार की हैं। तो इसमें पहली आपकी व्यापारिक पवन है, और दूसरी आपकी पछुआ पवन है। दूसरी आपकी कौन सी है, पछुआ पवनें। और तीसरी आपकी पवनें होती हैं, वो आपकी ध्रुवीय पवनें होती हैं। तो ये आपकी ध्रुवीय पवनें हैं। ये इस तरीके से आपकी 3 पवनें होती हैं। अब इनको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये आपका जैसे अर्थ है, ठीक है। अब क्या है, मैंने आपको बताया कि ये आपकी रेखा है विषुवत रेखा 0 डिग्री। अब मैं विषुवत रेखा नहीं लिखूंगा, सीधा आपका 0 डिग्री लिखा करूँगा। आप इक्वेटर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इक्वेटर हो गया। इसके ऊपर जो है आपकी कर्क रेखा, और इसके नीचे आपकी मकर रेखा। इसके ऊपर आप जाते हैं, मैंने बताया था आपको, और ये 66.5 डिग्री है, ये आपकी 66.5 डिग्री है। अब हमको समझना है, तो इस तरीके से रेखाएं होती हैं। लेकिन आप अगर मान के चलिए मोटा मोटा कि ये 0 से लेकर 30 डिग्री, ये 0 से लेकर 30 डिग्री, और ये आपकी 60, और ये आपकी 60, और ये आपका इधर 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप मानिए कि इस तरीके से हमने बांट लिया। अब जो है आप अगला बात समझिए कि जो 30 डिग्री से विषुवत रेखा की तरफ पवनें चलती हैं, वो आपकी कौन सी होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं। तो वो आपकी कौन सी होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं। इस तरीके से आपको बनाना है। तो ये आपकी विषुवत रेखा की तरफ चल रही हैं, ये आपका पता है आपको IPCZ है। तो इसकी तरफ जो एरिया में चल रही हैं, पूरा विषुवत रेखा की तरफ हवाएं चलती हैं, और ये आपका IPCZ है 5 से 5 के बीच में। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम व्यापारिक पवनें बोलते हैं। तो ये होगी आपकी व्यापारिक पवनें, ठीक है। अब इसके ऊपर जो हवाएं चलती हैं, जो पवनें चलती हैं, वो इस तरीके से चलती हैं, दोनों तरफ चलती हैं। इनको हम बोलते हैं आपकी पछुआ पवनें, बोलते हैं। और यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं, ये आपकी कौन सी हैं, ये आपकी ध्रुवीय पवनें हैं। ये आपकी कौन सी हैं, तो ध्रुवीय पवनें ये आपकी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पवनों जो स्थायी पवनें हैं वो 3 प्रकार की हैं, और किस किस तरीके से वो चलती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमने बात की थी कि जो ये क्षेत्र है आपका विषुवत के पास का क्षेत्र है, इसको क्या नाम दिया जाता है, तो इसको क्या नाम देते हैं, आपका विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, इसके बाद यहाँ पे एक पेटी बनती है, उसके बारे में जान लीजिए, फिर हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपकी यहाँ पे बनती है 30 डिग्री के पास। इसी ITCZ की तरह एक तरह से यहाँ पे एक और पेटी होती है। अब इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आपकी
उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय है, यहाँ पे आपकी निम्न वायुदाब की पेटी बन रही है, और यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी बन रही है। तो अब कैसे बनती है, क्या होता है, ये चीज़ें जान लेते हैं। लेकिन आप इसमें जो आपकी पवनें हैं उन तीनों टाइप को जान लीजिए, तब हम बात करेंगे इसमें। तो मैं आपको इसमें दूसरी बताता हूँ। तो इसमें दूसरी होती हैं आपकी सामयिक पवनें। आपकी ये होती हैं सामयिक पवनें। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें थोड़ा सा दिमाग अच्छे से लगाना है आपको। ये आपकी सामयिक पवनें हैं, सामयिक पवनें है, ठीक है। सामयिक का मतलब होता है पीरियडिक पवनें। तो पीरियोडिक पवनें जो होती हैं आपकी, पीरियोडिक विंड्स होती हैं, वही आपकी सामयिक पवनें हैं। और ये भी आपकी जो है 3 प्रकार की हैं, इन पे हम चर्चा कर लेते हैं। इनको आपको बस नाम याद रखना है। इनको जब हम वो पवनें पढ़ेंगे, जब विश्व ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, तब हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस इनका नाम याद रखिए कि पहली आपकी होती है मानसूनी पवनें, पहली आपकी मानसूनी पवनें। दूसरी आपकी होती हैं स्थल समीर, वैसे इनको आप जान ही चुके हैं, स्थल समीर एवं सागर समीर। और इसके बाद तीसरी होती है आपकी घाटी एवं पर्वत समीर। अब इन तीनों को मैं बताऊंगा, लेकिन आप वन बाई वन हम समझेंगे। इसमें मानसून को समझेंगे, स्थल और सागरी समीर आप पढ़ चुके हैं, पहले ही आपको बता दी है कि किस तरीके से स्थल समीर और आपकी सागर समीर जो है चलती हैं। और घाटी समीर और पर्वत समीर भी एक तरह से आपको मैं बता देता हूँ, तो आप तीनों समझ जाएंगे। मानसूनी पवनें हम समझ लेंगे अभी आगे बढ़ते बढ़ते क्लास में। घाटी समीर क्या होती हैं या पर्वत समीर क्या होती हैं, कि जैसे दिन का समय होता है तो ये आपके पर्वत हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र मान लेते हैं, और ये आपकी घाटी है, यहाँ पे घाटी है, और ये आपका पर्वत है। अब दिन के समय क्या होता है, डे के टाइम क्या होता है कि जब सन रेज आती हैं, जब सन की रेज आती हैं तो वो सीधे डायरेक्ट पड़ती हैं इधर, और यहाँ तक पहुँचने में उनको टाइम लगता है। तो ये एरिया जो होता है जल्दी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, यानी अधिक टेम्परेचर हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है आपका, हाई है, यहाँ टेम्परेचर अधिक है, और यहाँ पे टेम्परेचर कंपैरिजन में कम है, यानी इसके कंपैरिजन में कम है। तो क्या होगा कि यहाँ पे लो प्रेशर चलता है, यानी कि प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर लो होगा, हमने बताया था कि लो प्रेशर बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर बनेगा। तो क्या होता है कि समीर जो होती हैं, यानी हवाएं जो होती हैं, वो नीचे से ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। इसी को हम कौन सी समीर बोलते हैं, इसी को हम घाटी समीर बोलते हैं। इसको घाटी समीर बोला जाता है। जो नीचे से ऊपर की हवाएं चलती हैं पर्वतों की तरफ, वो चलती हैं आपकी घाटी समीर। ऐसे ही जब नाइट का टाइम होता है, जब नाइट का टाइम होता है, जब नाइट का टाइम होता है तो क्या होता है कि जैसे पर्वत है, ये आपकी घाटी है, ये है। अब क्या होगा कि जैसे रात हुई तो ये वाला जो ऊपर का एरिया है, तो वो पर्वत वाला एरिया जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। और ये आपकी घाटी है, तो इसमें टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में अधिक बना रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर बन जाता है, और इस पे जो पर्वत की चोटियाँ हैं, इस पे क्या हो, आपका हाई प्रेशर बन जाता है। अब हवाएं क्या होती हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो इस तरीके से जो हवाएं घाटी में चल रही हैं, इन्हीं हवाओं को क्या बोलते हैं, आपकी पर्वत समीर बोलते हैं। इसी को पर्वत समीर बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि पर्वत समीर, घाटी समीर क्या है। मैंने आपको कल इसी तरीके से दिन और रात के हिसाब से बताया था कि जब हवाएं इस तरीके से चलती हैं समुद्र से लैंड की तरफ, सी से लैंड की तरफ चलती हैं, तो इनको हम समुद्री समीर बोलते हैं या सागर समीर बोलते हैं। और फिर मैंने बताया था कि जब रात का समय होता है और ये जो लैंड है जल्दी ठंडा हो जाता है, और इधर से जब सागर की तरफ हवाएं चलती हैं तो इसको हम स्थल समीर बोलते हैं। इधर सी है आपका, तो इधर ऐसी जो हवाएं चलती हैं उनको हम स्थल समीर बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों बता दिए, मतलब ये आप समझ गए। अब मानसून वाली हम अपने उसमें समझेंगे, जब हम अब भारत की जलवायु यानी भारत के जो ऋतु है या जो है मानसून पढ़ेंगे, तब उसको समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या है, तो उसके हिसाब से उसको समझ लेंगे। तो आपके लिए तीनों बातें होगी। अब इसमें जो आगे की बात समझने वाली है, जो तीसरा आपका विभाजन है पवनों का, वो कौन सा है, तो आपका स्थानीय पवनें होती हैं। इसको तो मैं वहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी स्थानीय पवनें हैं। और ये आपकी स्थानीय पवनें, जैसे कि आप जानते हैं भारत में स्थानीय पवनों का मतलब है ये पर्टिकुलर किसी एक एरिया में चलती हैं, किसी एक क्षेत्र में चलती हैं, और उन्हीं को स्थानीय पवनें बोलते हैं। ये किसी एक स्थान से संबंधित होती हैं। तो जैसे कि आपके भारत में लू चलती है, आपके भारत में लू चलती है आपके पंजाब से लेके ये आपके बिहार तक जो चलती है उसको लू बोलते हैं। तो इस तरीके से गर्म हवाएं होती हैं, ये एक तरीके से गर्म हवाएं होती हैं, तो ये लू होती हैं। ऐसे ही आपके जो गर्म और ठंडी हवाएं जो भी होती हैं वो स्थानीय पवनों में आती हैं।
कई आप पढ़ेंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी तो आप समझेंगे कि ब्लिज़ार्ड भी एक पवनें हैं, वो भी चलती हैं, ये शीत पवनें हैं। अब ऐसे ही इस तरीके से आप समझेंगे। मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ स्थानीय पवनों के। चिनूक जो आपके अमेरिका में चलती है, और वहीं ऐसे ही फोन जो हवा है वो आपके यूरोप में चलती है, यानी कि जो आपके स्विट्ज़रलैंड है उस एरिया में, आल्प्स पर्वत के पास में। ऐसे ही हरमेटन हवा है, यानी हरमेटन पवनें जो आपकी चलती हैं वो आपके अफ्रीका में चलती हैं, और इन्हीं को हम डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं। इनको समझेंगे आराम से, बढ़िया से कहाँ चलती हैं। ऐसे ही सिरोको हवाएं भी हैं, इनको ब्लड रेन भी बोलते हैं। तो ये आपकी सारी इस तरीके की कुछ जो हैं, मैंने आपको बताया कि स्थानीय पवनें इस तरीके से होती हैं कि पर्टिकुलर एरिया में चलती हैं। सिरोको भी आपकी जो है अफ्रीका से शुरू होती है, इटली में बारिश करवाती है, इसी को ब्लड रेन बोला जाता है। तो वो क्या है ब्लड रेन, डॉक्टर विंड्स क्या हैं, चिनूक, इसको हम स्नो ईटर बोलते हैं, बर्फ़ खाने वाली जो पवनें होती हैं उसको बोलते हैं स्नो ईटर। तो अब इनको स्नो ईटर क्यों बोलते हैं, इन सब के बारे में हम जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में चर्चा करेंगे। आप ये समझ गए कि पवनें जो हैं वो 3 प्रकार की, स्थानीय पवनें, ये आपकी एक सामयिक पवन है जिनको पीरियडिक पवनें बोलते हैं, यानी टाइम टू टाइम चलती हैं ये। इसके अलावा आप समझे, मैं इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हैं स्थायी पवनें या भूमंडलीय पवनें। अब देख रहे हैं कि भूमंडलीय पवनें यानी कि 30 से लेकर इधर व्यापारिक पवनें, इधर आपकी पछुआ पवनें, और ये आपकी ध्रुवीय पवनें हैं। तो इस तरीके से हम चर्चा समझेंगे कि क्या है पूरी कहानी। तो अब पवनें समझ गए। अब ITCZ का जो आपका अभिसरण का क्षेत्र है वो आपको समझने में अब आसानी होगी। तो मैं आपको बता दूं, अब जैसे कि ये आपका ग्लोब है, और ये मान लीजिए कि मैंने आपकी जो है एक तरह से ग्लोब को सीधा करके बना रहा हूँ। तो मैंने आपको ये 0 डिग्री बनाया, फिर आपको 30 डिग्री इधर बनाता हूँ, और ये 60 हो जाता है, और ये 90 हो जाता है। तो एक तरफ का ये है, फिर 30, 60 और ये 90। तो इस तरीके से आप समझिए कि पृथ्वी को हम फ्लैट करके देख रहे हैं, और इस पे क्या क्या घटनाएं हो रही हैं पवन को लेके उसको समझते हैं। तो ITCZ आपको समझने में आसानी होगी। अब आप सभी जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं उनमें आपकी सन की जो रोशनी पड़ती है, जो किरणें आती हैं वो सीधे पड़ती हैं। तो यहाँ पे जो रोशनी वो सीधे पड़ेगी, और इस एरिया में तिरछी पड़ती है, आपको सभी को पता है। तो एक तरीके से इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो जब यहाँ पड़ती हैं तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, यहाँ का टेम्परेचर जो हो जाता है वो आपका ज़्यादा हो जाता है, यानी हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाता है वहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर बनेगा। LP का मतलब है लो प्रेशर, यानी निम्न वायुदाब। ये आपका निम्न वायुदाब हो जाता है। तो ये आपका निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो जाता है। अब फिर मैंने 30 डिग्री पे आपको बताया कि वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर, फिर यहाँ पे लो प्रेशर, और यहाँ पे हाई प्रेशर, और यहाँ पे लो प्रेशर, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब क्या हो रहा है, घटना देखिए कि क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हवाएं हल्की हो जाती हैं, और हवाएं जो होती हैं वो ऊपर उठने लगती हैं। तो हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं, और फिर वो ठंड, मतलब क्या बोलता है कि ठंडी होती हैं, तो उनमें जो है हाई प्रेशर बनने लगता है। तो यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ ये है हल्की होती हैं, और फिर ये मुड़ने लगती है, और फिर इनका जो है अवतरण होता है इनका। ये आपकी जो क्रिया हो रही है वो आरोहण, अब आरोहण की क्रिया हो रही है। तो ये वायु का जो है आरोहण हो रहा है। और मैंने पिछली क्लास में बताया था जब वायु जो होता है ऊर्ध्वाधर चलती है तो उसको वायु बोलते हैं। तो ये तरीका क्या है, वायु का आरोहण। तो ये वायु का आरोहण का मतलब है वायु ऊपर की तरफ उठ रही है, और फिर जो है आपकी 30 डिग्री पे नीचे आती है, नीचे 30 डिग्री पे आती है। तो ये आ रही है। अब क्या है, नीचे आने के बाद ये फिर दो भागों में बढ़ जाती है। तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है, इधर और इधर। तो इधर जो चलती हैं उनको व्यापारिक पवनें बोलते हैं, और इधर जो चलती हैं उनको पछुआ पवनें बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि कौन सी पवनें हैं। अब देखिए कि इस एरिया में ये दोनों पवनें आके मिल रही हैं, और ये दोनों पवनें आके मिल रही हैं, और ये कौन सी व्यापारिक पवनें हैं। तो ये कन्वर्ज कर रही हैं, यानी पवनें जो हैं आपके आपस में अभिसरण कर रही हैं, मिल रही हैं। यही आपका अभिसरण जो है वो अभिसरण क्षेत्र जो है पूरा ITCZ बन जाता है। ITCZ का मतलब क्या हुआ कि अंतः उष्ण कटिबंधीय, जिसको आपने समझ लिया था, वो क्षेत्र पूरा जो आपका विषुवत के 5-5 के ऊपर नीचे है, नॉर्थ और साउथ में। अब कन्वर्जेंस यानी अभिसरण क्षेत्र का क्या मतलब है कि इस एरिया में जो आपकी व्यापारिक पवनें आके जो मिल रही हैं उसी को हम ITCZ बोलते हैं। ये आप समझ गए हैं। तो व्यापारिक पवनें एक इधर समझिए डायग्राम से, जब व्यापारिक पवनें यहाँ आके मिलती हैं इस एरिया में, तो यही आपका क्या है, यही आपका ITCZ हो जाता है। तो यही आपका क्या है, ITCZ। तो ये आपका ITCZ हो जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, तो आपका अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बोलते हैं। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो अब जो हम उसको भी समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, यहाँ पे क्या होता है, हवाएं आती हैं और यहाँ से ऊपर उठ जाती हैं।
यहाँ से ऊपर उठ जाती है, तो ये एरिया खाली रह जाता है। ये वाला जो आपका दिख रहा है, ये वाला एरिया खाली रह जाता है एक तरह से, यहाँ पे हवाएं पहुँच ही नहीं पाती। तो ये जब पहुँच नहीं पाती तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है जो आपके क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है, वो आपको याद रखना है। तो इसको हम शांत क्षेत्र बोलते हैं, या इसको पेटी भी बोल सकते हैं। तो कि शांत क्षेत्र की पेटी या शांत क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पे हवाएं नहीं आ रही हैं, कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं, तो इसके पास में ही हवाएं आने से पहले ही ऊपर जो है उठ जाती हैं। तो ये आपको समझना है, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर हाई ज़्यादा तेज़ चीज़ मतलब अधिक जो है अधिक जो तीव्रता का लो प्रेशर बनता है, निम्न दाब, उसकी वजह से ऐसा होने लगता है कि चीज़ें हवाएं जो हैं या पवनें हैं वो आपकी उठती हैं और उसके जो है मिलने से पहले ही ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। इसी को हम शांत क्षेत्र, जो कि वहाँ पे कोई भी जो है घटनाएं नहीं हो पा रही, पवनें नहीं मिल पा रही हैं, तो कोई भी क्लाइमेट नहीं देखने को मिलता है, इसलिए ये शांत क्षेत्र पेटी इसको बोला जाता है। और इसको जो है एक नाम से और जानते हैं जो आपके कई बार क्वेश्चन में पूछता रहा है, इसको डोलड्रम भी बोलते हैं। डोलड्रम बेल्ट, बेल्ट मतलब पेटी, तो इसको डोलड्रम बेल्ट भी बोलते हैं। तो एक इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो पवनें क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, जिनको व्यापारिक पवनें एक तरह से बोला जा रहा है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो यही आपके जो है जलवायु को समझने में आसानी होगी। तो ITCZ मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ITCZ समझ गए होंगे कि आपका जो 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ का एरिया है, उसको तो पहली बात अभिसरण बोल रहे हैं, उसको अभिसरण क्षेत्र, अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या इंटर ट्रॉपिकल क्षेत्र बोल रहे हैं। और वहाँ पे जब पवनें आके मिलती हैं, जब ये पवनें इधर से और इधर से जब आके मिलती हैं इसी क्षेत्र में, तो उसको कन्वर्जेंस जोन एक तरह से वो जुड़ जाता है, यानी कन्वर्ज हो रही हैं पवनें, तो इस पूरे को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। और ये कैसा है, तो ये निम्न वायुदाब की पेटी है, ये आपको याद रखना है। निम्न दाब वायुदाब का मतलब हुआ लो प्रेशर बेल्ट है। क्या है, लो प्रेशर बेल्ट है, ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये आपको याद रखना है। अब हम समझते हैं कि भारत की जो जलवायु है उससे संबंधित ये कैसे रखती है, ITCZ का संबंध भारत की जलवायु से कैसे है। तो अब हम समझेंगे भारत की ऋतुएं, उसके साथ चीज़ें समझेंगे, ITCZ की पूरी कहानी। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो दूसरा जो है भारत की ऋतुएं या भारत में ऋतुएं, वो आप डाल लीजिए। तो भारत में आपकी ऋतुएं समझने वाले हैं हम लोग। तो भारत में ऋतुओं का कैसी आपकी कहानी है वो हम लोग समझेंगे। तो इसमें पहले मैं आपको बता दूं, इसके कई विभाजन होते हैं और मुख्यतः आपको इसमें 3 ही पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है ग्रीष्म ऋतु पढ़नी है, फिर उसके बाद आपको पढ़नी है वर्षा ऋतु, और फिर आपको शीत ऋतु पढ़नी है। तो आपकी ये आ गई शीत ऋतु। इनको हम समझ जाते हैं, आपके सारे क्वेश्चन जो हैं बन जाएंगे। तो ये 3 आपको समझनी है। भारत में ऋतुएं मुख्यतः ये आपकी 3 है। बाकी तो आप सभी जानते हैं, छोटी छोटी जो है बसंत ऋतु, शरद ऋतु, उनके बारे में जो है चर्चा नाम मात्र है, यानी क्वेश्चन उससे नहीं करेगा। तो ये आपको समझना, इसी में आप समझ जाएंगे शीत ऋतु और बसंत ऋतु और क्या कहते हैं शरद ऋतु, तो वो भी चीज़ें समझ जाएंगे। तो उसी में चर्चा में आपको चीज़ें बताई जाएंगी। तो पहली हमारी जो चर्चा रहने वाली है वो आपकी ग्रीष्म ऋतु की है। अब देख लेते हैं ग्रीष्म ऋतु के क्या है भारत में। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि ग्रीष्म ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो ठीक है। अब देखिए भारत में जो है ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक मानी जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत जो है मध्य फरवरी से हो जाती है, एक तरह से मध्य फरवरी से और मध्य जून तक होती है। तो ये मध्य जून तक आपकी ग्रीष्म ऋतु मानी जाती है। तो ये आपकी जो है ग्रीष्म ऋतु, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए, क्या क्या याद रखनी है। एक तो पहली बात, ये कब से कब तक होती है वो आपको मैंने बता दी। इसमें जो जानने वाली है कि इस समय जो है सबसे ज़्यादा आपकी लू जो चलती है वो आपको इसमें ध्यान रखनी है कि लू चलने वाली एक पवन है, और ये किस टाइप की है, कैसी है। तो ये आपकी एक तरह से गर्म एवं शुष्क जो है, गर्म एवं शुष्क, और मैंने बताया कि किस टाइप की है। तो ये स्थानीय कैसी है, स्थानीय पवन है। तो ये क्या है, स्थानीय पवन है। तो 3 बातें इसकी हैं। पहली बात गर्म शुष्क है और स्थानीय पवन है। तो ये आपकी लू से संबंधित चीज़ें हैं। दूसरी बात, ये जो ITCZ है आपका, ITCZ ये क्या होता है कि उसके जो बीच से क्या होता है, उसके बीच से पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है। तो मैंने आपको बताया था अभी लू के बारे में कि ये ITCZ की क्या है, ये ITCZ की जो पेटी है उसके एक तरह से ऐसे लिखिए कि ITCZ के मध्य चलती है, और पश्चिम से कैसे चलती है, तो ये एक तरीके से पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, पूर्व की तरफ चलती है। तो ये देख रहे हैं आप, मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो ये आपकी जो पंजाब है वहाँ से और बिहार तक चलती है। तो ये आपका इसका इम्पैक्ट देखा जाता है। लेकिन अगर इसकी तीव्रता की बात करें
तो इसकी अगर मान लेते हैं कि इसकी अगर पूछता है कि इसकी सर्वाधिक तीव्रता किस किस क्षेत्र में देखी जाती है, कहाँ से कहाँ तक देखते हैं, तो सर्वाधिक तीव्रता की अगर बात करें तो इसकी सर्वाधिक तीव्रता जो है आपकी, वो आपके दिल्ली से लेके आपके दिल्ली से और पटना के बीच के जो क्षेत्र होता है, पटना के बीच में आपकी इसकी तीव्रता देखी जाती है। सर्वाधिक तीव्रता जो होती है वो आपके इन दोनों क्षेत्रों के बीच में देखी जाती है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपके ग्रीष्म ऋतु है। इसमें जैसे कुछ चीज़ें और होती हैं, कुछ कुछ घटनाएं, जैसे आपने सुना होगा कि बवंडर भी आते हैं यहाँ इस समय, बवंडर भी आते हैं, इसको हम डस्ट स्टॉर्म बोलते हैं एक तरह से, तो इसको डस्ट स्टॉर्म बोलते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि धूल भरी एकदम चक्रवात टाइप का आता है, उसी को हम ये है आपका थंडर बोलते हैं, यानी डस्ट स्टॉर्म बोलते हैं। तो क्या है कि एक आपने देखा होगा, आप जब भी जो ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है तो स्थानीय तापांतर होता है, यानी कि स्थान के तापांतर में डिफरेंस आता है कि कहीं पे ज़्यादा गर्मी हो गई तो कहीं पे ठंडा है, और जब ये गर्म और ठंडे क्षेत्र मिलते हैं तो वहीं पे बवंडर शुरू होते हैं। और इसी बवंडर को, ये मान लो कि गर्म क्षेत्र है और ये आपका ठंडा, इसके कंपैरिजन में ठंडा है, तो यहाँ से पवनें जो हैं एक साथ मर्ज होती हैं और ये बवंडर का रूप ले लेती हैं, इसी को आपका बवंडर बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो स्थानीय तापांतर के कारण ये आपका उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो स्थानीय तापांतर के कारण बनने वाले क्या होते हैं, ये धूल भरे चक्रवात होते हैं, ये आपके धूल भरे चक्रवात होते हैं, ठीक है। तो ये धूल भरे चक्रवात हैं और किसके कारण हो रहे हैं, स्थानीय तापांतर के कारण, जिसको मैंने बताया कि गर्म और ठंडे जो एरिया मिलते हैं वहाँ की पवनें इकट्ठी होके और ये एक बवंडर का रूप ले लेती हैं, इसी को हम जो है डस्ट स्टॉर्म या जो है बवंडर का नाम दे देते हैं। तो अब हम आगे, अब इसमें ग्रीष्म ऋतु में एक और चीज़ समझ लेते हैं कि एक आपने नाम सुना होगा कि कुछ कुछ वर्षाएं होती हैं कुछ कुछ एरिया में जो ग्रीष्म ऋतु में, और कुछ कुछ आपको जो हल्की हल्की बारिश, यानी इसको मानसून पूर्व की वर्षा भी बोलते हैं, तो आपने ऐसी वर्षाएं देखी होंगी। तो आप इसमें देखिए काल बैसाखी, जैसे आपने नाम सुना होगा, तो काल बैसाखी आप समझिए कि काल बैसाखी भी ग्रीष्म ऋतु की एक घटना है और ये आपके वेस्ट बंगाल के एरिया में होती है। तो काल बैसाखी में क्या है कि वहाँ पे जो चाय, जो आपके इस एरिया में चाय का क्षेत्र हो, पटसन का क्षेत्र हो या जूट का क्षेत्र हो, तो इनके लिए ये फ़ायदेमंद होती है, लाभकारी होती है, मतलब इनके लिए फ़ायदेमंद होती है इसकी खेती के लिए। तो ये इसी टाइम जो है काल बैसाखी नाम से यहाँ पे हल्की बारिशें यहाँ पे देखी जाती हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि आपके जो है फूलों की, यहाँ पे फूलों वाली बारिश भी देखी जाती है, फूलों वाली बौछार भी देखी जाती है। तो यहाँ पे फूलों वाली बौछार इस समय होती है ग्रीष्म ऋतु में। ये किस एरिया में होती है, तो पहली बात तो ये मैं बता दूँ, केरल जो आपका एरिया है वह उसके आसपास के क्षेत्र जो हैं, आप उसके निकटवर्ती क्षेत्र जो होते हैं आपके केरल और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या होता है, ये वर्षा होती है, ठीक है, यानी उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में होती है। अब ये किस लिए फेमस है या कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो ये जो वहाँ पे कहवा या कॉफ़ी का जो एरिया है, कहवे के खेती के लिए जो है उसकी फसल के लिए जो है लाभकारी होती है। तो एक आप समझ पा रहे हैं कि ये जो है इस समय जो वर्षा हो रही है ग्रीष्म ऋतु में, वो कहीं ना कहीं जो है मौसम पे इफेक्ट डाल रही है, वहाँ की जलवायु पे इफेक्ट डाल रही है। तो ये बातें आपको इसमें जानने वाली हैं। एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए। अब ये जो बातें हैं वो आपको यहाँ पे जानने वाली हैं ग्रीष्म ऋतु को लेके। पवनें आपने समझ ली थी, ITCZ आप समझ गए, ग्रीष्म ऋतु पे हमारी चर्चा हो रही है और हम जो आगे बढ़ रहे हैं वो अब हमारी ग्रीष्म ऋतु में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि फूलों वाली बारिश, काल बैसाखी, और ये असम में भी होती है लेकिन वहाँ पर दूसरा इसका नाम दिया जाता है। तो ये आप समझिए बवंडर और ये आपकी लू से बारे में जो जो आपकी बातें हैं इंपॉर्टेंट, वो आपने जान ली हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं ग्रीष्म के बाद आपकी, हम जानेंगे वर्षा ऋतु के बारे में। तो अब आप हेडिंग डालिए वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु से क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए, कब से कब तक चलती है, क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो क्षेत्र है वर्षा ऋतु, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है। बाकी चीज़ें तो आपकी ये है कि आप हल्की हल्की जान रहे हैं, वो भी चलेगा। हल्की का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं आपको कुछ छोड़ रहा हूँ, आपके लिए पूरी चीज़ें कराई जा रही हैं, इसमें कुछ नहीं छोड़ा जा रहा है, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। और इसलिए मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जो आज तक पूछे गए हैं, वो भी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करे जाएंगे इसी क्लासेस में। तो थोड़ी लंबी क्लास चलेगी, आप धैर्य बनाए रखिए और देखते रहिए। पहली बात, आप वर्षा ऋतु समझ रहे हैं, इसमें देखिए वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु क्या है, कब से कब तक चलती है, तो पहली बात आप जान लीजिए कि मध्य जून से लेके और मध्य सितंबर जो होता है, मिड सितंबर जो होता है आपका, या सितंबर जो होता है, तो इसके बीच में जो आपकी है वर्षा ऋतु देखी जाती है, इसके बीच में आपकी वर्षा ऋतु देखी जाती है। और इसी को क्या बोलते हैं, जो वर्षा ऋतु होती है उसी को मानसूनी वर्षा भी बोलते हैं।
तो मानसूनी वर्षा भी बोलते हैं। अब मानसूनी वर्षा होती है, इसी में मैंने आपको बताया था कि जो पवनें होती हैं मानसूनी पवनें, जो तीसरी हमारी स्थानीय पवनें थी, 1 मिनट आपको मैं दिखा दूं कि जो मैंने बात की थी ये मानसूनी पवनें। अब इस पे हम चर्चा यहीं पे कर लेते हैं कि जो मानसूनी पवनें क्या है कि ये 6-6 महीने के हिसाब से चलती हैं। ये पवनें जो होती हैं ये 6 महीने कहाँ से कहाँ तक चलेंगी, 6 महीने चलती हैं आपकी मानसूनी वर्षा में। मानसूनी पवनें जो होती हैं आपका रोल निभाती हैं, ये आप याद रखिए, मानसूनी पवनें। अब ये पवनें जो होती हैं 6 महीने जो होती हैं स्थल से सागर की तरफ चलती हैं, और 6 महीने जो है आपके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 6 महीने जो है वो सागर से स्थल की तरफ चलती हैं। तो यही आपकी पवनें जो हैं वो क्या है, यही आपकी मानसूनी पवनें हैं कि ये 6 महीने ऐसे चलेंगी और 6 महीने जो है स्थल से सागर की तरफ, सागर से स्थल की तरफ ये चलती हैं। इन्हीं को हमने कौन सा नाम दिया था, तो यही सामयिक पवनें हैं, जो तीनों प्रकार की पवनें आपने यहाँ पे समझ ली हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी में और जान लेते हैं और बातें कि आपका जो है मानसून जो आते हैं, आपके मानसून जो आते हैं वो कैसे आते हैं, क्या है ये घटना पूरी, अब इसी पे आपकी बातें चलेंगी। तो मानसून, पहली बात आपको बता दूं, मौसम या मानसून, तो मौसम शब्द से बना है। पहली बात, ये जो शब्द है मानसून वो मौसम शब्द से बना है, और ये मौसम शब्द जो है वो अरबी शब्द है। मौसम जो है वो अरबी शब्द है, और इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है पवनों का, क्या होता है इसका मतलब, पवनों का व्युत्क्रमण, यानी कि पवनों का उल्टा होना। रिवर्सल ऑफ विंड्स का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ विंड्स। मौसम का मतलब क्या होता है, पवनों का व्युत्क्रमण यानी उनका उल्टा होना। यही आपका क्या है, मौसम है, यानी मानसून है। यही आपके मानसून होते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मानसून को एक तरीके से किस तरीके से डिफाइंड करा जा रहा है। तो यही इसी समय जो है मानसून का आगमन होता है। तो आगमन होता है, अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो उसके लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हैं कि जो मानसून पैदा हो रहे हैं, मानसूनी की जो मानसून आते हैं, मानसून का आगमन होता है, उसकी वजह क्या होती है, उसके लिए जो है क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, वो वाली हम बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि 3 सिद्धांतों पे चर्चा अक्सर होती है जिनको आपको जानना चाहिए। पहला होता है आपका तापी सिद्धांत, पहला आपका जो है तापी सिद्धांत, और दूसरा आपका होता है दूसरा आपका होता है गत्यात्मक सिद्धांत, गत्यात्मक, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं गतिक सिद्धांत। अब इस सब पे हम थोड़ा थोड़ा अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए, इसको समझिए। और तीसरा आपका जो है पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत, पूर्वी जेट स्ट्रीम इसको सिद्धांत बोलते हैं। अब ये क्या है तीनों, इनके बारे में जानेंगे, और कौन सा आपके लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा बस आपको ध्यान में रखना है। जो क्वेश्चन आपसे करता है वो बेसिकली इससे करता है और इससे करता है, ये आपको सिर्फ ऐसे ही समझना है कि ये कैसे रोल प्ले करता है। तो पहले हम इसी की चर्चा कर लेते हैं, पहले वाले की। तो पहला डाल दीजिए आप तापी सिद्धांत, पहला आप डालिए तापी सिद्धांत, और ये किस तरीके से मानसून को लाने में जो है कारगर साबित होता है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि तापी सिद्धांत को आप हल्के से पढ़िए। तो इसको देने वाले हैं, उनको नाम लिख देते हैं एडमंड हैली। इसको देने वाले कौन है, एडमंड हैली। एडमंड हैली ने ये सिद्धांत दिया था। दूसरी बात, इसमें क्या जो इंपॉर्टेंट बात है, क्या है तापी सिद्धांत, मानसून के उत्पादन में या मानसून की उत्पत्ति में तापी सिद्धांत कैसे जो है अपनी भूमिका निभाता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो इनका कहना है, एडमंड हैली का कहना है कि जो महाद्वीप हैं आपके, जो महाद्वीप हैं एवं महासागर, महाद्वीप एवं महासागर, तो इन दोनों के, महाद्वीपों एवं महासागरों के क्या होता है कि ऊष्मन का जो प्रभाव होता है, यानी कि ऊष्मन में अंतर के कारण इनमें उत्पन्न तापीय विरोधाभास का परिणाम होते हैं। अब ये क्या है, देखिए इनका कहना है एडमंड हैली का, ये कहते हैं कि जो महाद्वीप हैं आपके और जो महासागर हैं, ये महाद्वीप और महासागर जो हैं उनके ऊष्मन के कारण
उसके ऊष्मन में अंतर होता है, जिसको हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो आपकी लैंड होती है वो जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से ठंडी हो जाती है। वहीं पे जो सी होते हैं यानी सागर होते हैं वो देर से गर्म होते हैं और देर से ही ठंडे होते हैं। तो इनकी जो ऊष्मन की क्षमता है वो ज़्यादा है और इनकी जो है कम है, तो इसकी ऊष्मन की क्षमता कम है। तो इन दोनों में जो अंतर होता है, ऊष्मन में जो अंतर होता है यानी ऊष्मा लेने में जो अंतर होता है, इसके कारण जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है, जो हमने बताया था कि टेम्परेचर डिफरेंस की बात जो की थी पिछली क्लासेस में, तो वो टेम्परेचर डिफरेंस जो आता है, तापीय अंतर जो आता है, उसी के परिणाम से क्या होता है, इनका कहना है कि मानसून जो है वो मानसून की उत्पत्ति होती है। तो मानसून उत्पन्न होते हैं क्यों? क्योंकि तापीय विरोधाभास के कारण यानी तापीय अंतर के कारण। विरोधाभास का मतलब तापांतर, एक तरह से आप समझिए कि जो महासागर और महाद्वीपों के बीच में जो तापीय अंतर उत्पन्न हो जाता है, और उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊष्मन की यानी उसके ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता दोनों की अलग अलग है। तो इन दोनों की क्षमताएं अलग हैं, तो ऊष्मन के कारण क्या होता है, इनमें टेम्परेचर डिफरेंस आता है, और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही क्या होता है कि जो है मानसून की उत्पत्ति होती है। तो पहला सिद्धांत इतनी बातें करता है इसके बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, आगे चर्चा करेंगे इसी में, कि जैसे ग्रीष्म ऋतु होती है तो सन क्या होता है, सन जो होता है आपका, उसकी रेज जो है वो कर्क रेखा पे पड़ते हैं। अब उसके बारे में एक अच्छे से डायग्राम से समझेंगे, गत्यात्मक सिद्धांत में पढ़ेंगे, और वहीं पे हम पूर्वी जेड स्ट्रीम के हिसाब से समझेंगे। तो इसमें मैं आपको हल्के से बताता हूँ कि गर्मी का जब समय हो और सन की रे जो है कर्क रेखा पे पड़ती है, शिफ्टिंग होती है आपकी ITCZ की। इसीलिए मैं ITCZ बताया था कि ITCZ जब आपका ग्रीष्म ऋतु होता है तो 0 डिग्री C से जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, 15 डिग्री पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे फिर जो है आपकी जो है ITCZ आ जाती है, ITCZ यहाँ आ जाती है, और फिर क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर अधिक हो जाता है, और यहाँ टेम्परेचर अधिक हो जाता है, तो जो पवनें अब यहाँ पे आ रही थी, जो व्यापारिक पवनें यहाँ पे मिल रही थी इस तरीके से, वो अब पवनें, ये वाली पवनें जो है साउथ वाली, तो ये साउथ वाली पवनें क्योंकि ITCZ यहाँ पे पहुँच गया है यहाँ पे, तो ये पवनें इसको क्रॉस करेंगी और ऐसे मुड़ जाती हैं, तो ऐसे करके मुड़ जाती है। अब मुड़ती क्यों है वो? क्योंकि कोरियोलिसिस फोर्स काम करता है, कोरियोलिसिस कोरियोलिसिस बल काम करता है यहाँ पे, इसलिए इनका जो है मुड़ाव इधर हो जाता है। अब इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं अगले सिद्धांत में। तो इसको समझिए कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं कि जो पवनें ऐसे जानी थी वो विषुवत रेखा को पार करके वो अब है आपकी उत्तर पूरब की तरफ, ये उत्तर और ये आपका पूर्व, तो उस दिशा में इस तरीके से मुड़ जाती हैं। तो मुड़ने की वजह से क्या है, अब यहीं पर हमारा भारत है, तो ये पवनें जो है अपने साथ आर्द्रता लेके आती हैं, ह्यूमिडिटी लेके आती हैं और वर्षा करवाती हैं। इसी को हम जो है साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। तो इस तरीके से इनका कहना है कि इस तरीके से जो है आपकी जो है मानसून या जलवायु जो है आपकी मानसूनी जलवायु है वो उत्पन्न होती है। तो एक आप सिद्धांत समझ गए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। और मैं इसको इसीलिए आपको अच्छे से समझाऊंगा इसमें अगले वाले में, तो क्योंकि आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, क्वेश्चन नहीं करता है, बस आपको समझना बहुत ज़रूरी था कि ये किस तरीके से काम करता है, इस तापी सिद्धांत क्या है, तो वो आप समझ गए हैं। अब हम चर्चा करेंगे अगले सिद्धांत पे। ये मैं मिटा इसीलिए रहा हूँ क्योंकि नीचे आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो वो आपको फिर वहाँ तक पेजेस अभी आज खाली नहीं रहे भाई, ये मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है। तो आप अगला सिद्धांत समझिए। अगला सिद्धांत क्या है इसमें? अगला सिद्धांत आपका दूसरा है गत्यात्मक सिद्धांत। आपका गत्यात्मक सिद्धांत, ये आपका गत्यात्मक सिद्धांत, या इसको हमने क्या नाम दिया है, गतिक सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये आपका गतिक सिद्धांत या गत्यात्मक सिद्धांत, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिए। तो मैं आपको बता दूं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो आपको दिया था गत्यात्मक सिद्धांत देने वाले कौन है, तो आपके कौन है, फिलोन ने ये आपको सिद्धांत दिया, गतिक सिद्धांत दिया। अब इसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं है, इनका मतलब है ऊपर वाले सिद्धांत को इन्होंने और अच्छे से बताया हुआ है। तो कैसे है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं कि फिलोन साहब का कहना क्या है कि जो आपका ये अर्थ है, ये आपका ग्लोब है, ये अर्थ है, और हमने बताया था कि ITCZ कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो इनका कहना है जब ग्रीष्म ऋतु होती है और जब टेम्परेचर बढ़ता है, यानी जब जुलाई का महीना होता है, मतलब सॉरी, जो आपकी वर्षा ऋतु शुरू होती है और जुलाई का महीना होता है, तो जुलाई के महीने में क्या है कि ये जो ITCZ जो यहाँ थी वो शिफ्ट होने लगती है ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ इसका विस्थापन होने लगता है, और ये जो आपकी ये यहाँ पे आ जाती है। और ये कहाँ से कहाँ तक लगभग होती है, तो ये लगभग 20 से लेके और 25 के डिग्री के बीच में ये पहुँच जाती है। ये जो है जुलाई के महीने के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ऐसा हो जाता है कि शिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जो आप जानते हैं कि भारत के नक्शे के हिसाब से जो ये क्षेत्र होता है, मैं वैसे ही हल्का सा बनाता हूँ, तो ये क्षेत्र जो होता है वो आपका ये वाला क्षेत्र होता है। तो
तो एक तरीके से ये क्षेत्र होता है भारत का। अब क्या होता है कि ये जो ITCZ यहाँ थी, यहाँ पे जो आपकी यहाँ मान लो 0 डिग्री यहाँ है, अब यहाँ से शिफ्ट होके इस एरिया में आ चुकी है। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि 23.5 आप सभी जानते हैं कि 23.5 यहाँ है, तो 20 से लेके 25 के बीच में ITCZ इस एरिया में शिफ्ट होती है। मतलब पूरे जो है ग्लोब पे एक तरह से आप मानिए, हम लोग सिर्फ भारत को भी देख रहे हैं एक तरीके से, तो भारत के एंगल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ITCZ अब इस एरिया में शिफ्ट होगी। तो कौन सा एरिया है ये आपको दिख रहा है, तो इसको हम एक तरीके से गंगा के क्षेत्र बोल सकते हैं। तो गंगा के मैदानों में ये स्थित हो जाती है, तो गंगा के मैदानों के आसपास ही आ जाती है। अब इसी को क्या बोलते हैं जी, शिफ्ट हो गई। तो शिफ्ट होने की वजह से क्या होता है, अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर अधिक है। टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे अधिक है, और टेम्परेचर अधिक होने की वजह से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या बनेगा, निम्न वायुदाब बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बेल्ट बनेगी, निम्न वायुदाब पेटी बनेगी। मैंने आपको अभी ITCZ में बताया था निम्न वायुदाब की पेटी यहाँ पे बनेगी, क्योंकि ये ITCZ है क्या, ये आपकी ITCZ क्या है, ये आपका अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और यहाँ पे टेम्परेचर आपका अधिक होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, ये देखिए मैंने आपको ये यहाँ पे डायग्राम बना के समझाया था कि ये आपका जो लो प्रेशर बन रहा है, ये टेम्परेचर अधिक होने की वजह से बन रहा है यहीं पे। तो यही अब इधर शिफ्ट हो रही है ये। तो अभी ग्रीष्म ऋतु है, तो एक तरफ आप मान लीजिए कि जुलाई में आपके कर्क रेखा की तरफ ये शिफ्ट हो रही है। अब शिफ्ट हुई, यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना है, लो प्रेशर बन गया। अब क्या है, अब इसी को हम लोग जो बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम मानसूनी गर्त का नाम भी दे देते हैं, मानसूनी गर्त का नाम भी देते हैं। यानी इसको निम्न वायुदाब क्षेत्र बोलिए या इसको मानसूनी गर्त बोलिए, बात एक ही है। तो अब मानसूनी गर्त बन गई। इसको मानसूनी गर्त में क्या है कि जो भारत का क्षेत्र है, इस एरिया में क्या है, लो प्रेशर बन जाता है। तो इस एरिया में क्या बना देता है, ये लो प्रेशर बन जाता है। तो क्या होता है कि लो प्रेशर बना, लो प्रेशर बनने की वजह से क्या है कि जो यहाँ की हवाएं थी, जो यहाँ पे आती, वो अब पार करके ऐसे चली जाएगी। तो अब आप समझिए कि जैसे ये विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, अब यहाँ पे पवनें आनी थी, लेकिन अब इस ITCZ यहाँ पे है, अब ITCZ यहाँ पे है, तो व्यापारिक पवनें क्या करेंगी, ऐसे जाएंगी और इसकी तरफ मुड़ जाएंगी। ITCZ की वजह से इधर जो है लो प्रेशर की तरफ मुड़ जाएंगी, क्योंकि हाई प्रेशर इधर बन रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है। यहाँ पे 40 से 60 डिग्री के बीच की जो हवाएं हैं, वो भी पवनें इधर की तरफ चलेंगी। तो आप देख रहे हैं कि ये एक सेकंड, 40 नहीं, सॉरी मैंने क्या बोला, 30 से इधर जो चलने वाली हवाएं थी वो, तो इधर पवनें मुड़ने लगेंगी। अब ये जो एरिया है, ये पवनें मुड़ रही हैं, वो 40 देशांतर से 60 के बीच में ऐसी घटना देखी जाती है। तो 40 से 60 के बीच में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसको मत समझिए, इतना समझिए बस कि पवनें जो हैं आपकी, वो इस तरीके से मुड़ने लगी ITCZ की तरफ। और जब ये इस तरीके से मुड़ती हैं, जैसे ये आपकी 0 डिग्री है, अब भारत के परिप्रेक्ष्य में समझिए कि यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है, यहाँ से हवाएं जा रही थी, यहाँ से पवनें जा रही हैं, यहाँ से पवनें जा रही हैं। अब फिर क्या हुआ कि ITCZ तो इधर है, तो यहाँ से यहाँ तक अब ये लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, तो यही मुड़ जाती हैं इधर। जैसे इनको जाना है इधर, लेकिन फिर क्या हुआ, विषुवत रेखा को पार करके वो इस तरफ मुड़ जाती हैं, क्योंकि इनको जो है कोरियोलिसिस फोर्स काम कर रहा है, इनके ऊपर कोरियोलिसिस जो है बल काम कर रहा है। अब कोरियोलिसिस बल क्या है उसको जान लीजिए कि जब पृथ्वी मूव करती है इस तरीके से, पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करती है, तो इसके अपोजिट में एक बल काम करता है, जिसका मतलब होता है कि विक्षेपक बल कहते हैं इसको। यानी इसके अपोजिट में एक बल काम करता है, विक्षेपक बल बोलते हैं या विक्षेपण बल बोलते हैं, एक सेकेंड, विक्षेपण बल बोलते हैं। और यही विक्षेपण क्या है, आपका कोरियोलिसिस बल है। इसको ही हम कोरियोलिसिस फोर्स या कोरियोलिसिस बल बोलते हैं। एक सेकेंड, इसी को कोरियोलिसिस बल बोलते हैं, इसी को कोरियोलिसिस बल बोलते हैं। अब ये क्या काम करता है कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, एक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, 2 भागों में बटा हुआ है पृथ्वी, जैसे आपको पता ही है 0 डिग्री ये है। तो इधर की कोई भी चीज़ होती है उसको वो राइट की तरफ मोड़ देता है, यानी कि जो आपके दाएं हाथ की तरफ मोड़ देता है, ठीक है। और इधर की जो चीज़ें हैं उनको बाएं हाथ की तरफ मोड़ता है। तो इधर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी प्रवाह होगा, जो भी पवनें हों या कोई भी हो चीज़ें, वो आपके बाएं तरफ में मुड़ जाती हैं, यानी कि यहाँ पे राइट की तरफ मुड़ जाती हैं और यहाँ पे लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती हैं। तो साउथ में आपके यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ चीज़ें मुड़ती हैं, कोरियोलिसिस बल की वजह से लेफ्ट की तरफ मुड़ती हैं, और यहाँ पे किस तरीके से जुड़ती हैं, किस तरीके से मुड़ती हैं, तो आपके राइट की तरफ मुड़ती हैं उत्तरी गोलार्ध में।
तो इस तरीके से समझिए कि पृथ्वी के मूव की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से एक बल उत्पन्न होता है एक उल्टी दिशा में, और उसी विपरीत दिशा में उसको विक्षेपण बल या उसको कोरिलेसिस बल बोलते हैं। और इस बल का क्या काम है कि जो उत्तरी गोलार्ध में हर चीज़ को ये राइट की तरफ मोड़ता है, और साउथ में यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये हर चीज़ को क्या है, लेफ्ट की तरफ मोड़ता है। तो ये बात याद रखनी है। तो इसने क्या किया कि 0 डिग्री से यहाँ पे पार की, और पवनें जब जा रही थी तो जब ये गई तो इसने क्या किया, इसी कोरिलेसिस बल की वजह से ये क्या है, राइट की तरफ मुड़ जाती हैं। ये जा रही थी लेफ्ट की तरफ, और जैसे ही 0 डिग्री पास की तो फिर इधर कोरिलेसिस बल काम करने लगा, और इसने क्या किया, इन पवनों को राइट की तरफ मोड़ दिया। और यही पवनें आपकी क्या हैं, यही आपकी साउथ वेस्ट मानसून कहलाती है। यही पवनें आपकी क्या हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती हैं। यही आपके क्या हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून है। यही आपके दक्षिण पश्चिम मानसून है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो इस तरीके से आपके दक्षिण पश्चिम मानसून बनते हैं। व्यापारिक पवनें जो हैं आपकी जब उत्तर की तरफ जाती हैं तो कोरिलेसिस बल की वजह से उनकी दिशा कैसी हो जाती है, उत्तर पूरब हो जाती है। तो उत्तर पूरब दिशा इसी को बोलते हैं कि यहाँ पे उत्तर है और ये पूरब है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र होगा उत्तर पूरब की दिशा होती है। तो पवनों की दिशा कैसी हो जाती है, और ये जो एरिया है ये आपकी दक्षिण पश्चिम हो जाती है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलती हैं हवाएं, उनको हम दक्षिण पश्चिम मानसून नाम देते हैं। तो इस तरीके से आपने गत्यात्मक सिद्धांत समझा। अब इसमें लिखने आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जुलाई में क्या होता है, गंगा के मैदान के एरिया में ITCZ जो होती है शिफ्ट हो जाती है। वहाँ पे क्या है, निम्न वायु दाब क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो यहाँ से पवनें, व्यापारिक पवनें जानी थी विषुवत रेखा की तरफ, वो पवनें अब जो है विषुवत रेखा को पार करके वो अब जो है ITCZ की तरफ जाने लगती हैं। और ITCZ की तरफ विषुवत रेखा को जब पार करती हैं तो उनका जो है प्रवाह मुड़ जाता है, और ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ हो जाती हैं। और यही उत्तर पूरब की तरफ जब हो जाती हैं तो इसी को हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, यानी इसको दक्षिण पश्चिम मानसून नाम दिया जाता है। तो ये तरीके से आप समझ गए होंगे। अब इसमें एक और सिद्धांत समझिए, जो हमारा अगला है तीसरा। अगला तीसरा इसमें जो सिद्धांत है वो आपका कौन सा है, जो मैंने बताया था, पूर्वी जेट स्ट्रीम। पूर्वी जेट स्ट्रीम आपका यही सिद्धांत है। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम को समझिए, और इसमें क्या जानने वाली बात है कि पहली बात तो जेट स्ट्रीम क्या है मैं आपको बता दूं। जेट स्ट्रीम भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है कि ऊपरी वायुमंडल में जो हवाएं चलती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। तो यहाँ पे ऊपरी वायुमंडल में जो तीव्र गति से क्या होता है, मैं आपको पूरा लिख के बताता हूँ, से चलने वाली वायु का जो प्रवाह होता है वही आपका क्या है, जेट स्ट्रीम कहलाता है। तो ऊपरी वायुमंडल में तीव्र गति से जो चलती है। अब जेट स्ट्रीम क्या है, कैसे बनती है, वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसमें इसका जो है पोस्टमार्टम अच्छे से करेंगे। आप अभी समझिए कि जेट स्ट्रीम जो है वो ऊपरी वायुमंडल में तीव्र गति से चलने वाली हवाएं होती हैं, वो मानसून लाने में कैसे इंपॉर्टेंट होती हैं उसको आज आपको समझना है। तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करनी है। तो इसको जो सिद्धांत है पूर्वी जेट स्ट्रीम का, वो देने वाले कौन है, तो P कोटेश्वरम। इसको देने वाले P कोटेश्वरम ने ये सिद्धांत दिया था। P कोटेश्वरम ने ये सिद्धांत दिया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इनका कहना क्या है, इनका कहना है, तो मैं इसको हटाता हूँ और फिर आपको मैं समझाता हूँ क्या ये कह रहे हैं कि किस तरीके से मानसून भारत में आते हैं। तो इनका कहना है, इसको मैप के जरिए समझिए, कि ये आपका अफ्रीका है। मैं मैप के जरिए समझाता हूँ। तो ये आपका अफ्रीका है, और ये आपका इंडिया, और ये इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो हम भारत को समझेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में चीज़ें कैसे हो रही हैं और कैसे मानसून की उत्पत्ति होती है। अब ये आपको पता है, यहाँ पे क्या है, तिब्बत का पठार है। ये आपका तिब्बत का पठार है। तो तिब्बत पठार ये है। अब यहाँ से चीज़ें जो होंगी डिसाइड होती हैं। तो इनका कहना है, P कोटेश्वरम साहब का कहना है कि जब जो ग्रीष्म ऋतु आती है, जब वर्षा ऋतु शुरुआत होती है ग्रीष्म ऋतु के बाद में, तो ये जो आपका तिब्बत का पठार है वहाँ पे आपकी उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम काम करने लगती है। पूर्वी जेट स्ट्रीम काम करने लगती है, चलने लगती है। और इसी पूर्वी जेट स्ट्रीम की वजह से क्या होता है, पूर्वी जेट स्ट्रीम की वजह से ये एक तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर अधिक हो जाता है, यानी हीट इंजन की तरह ये काम करने लगता है। और जहाँ टेम्परेचर अधिक होता है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनता है। यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। तो क्या होता है कि जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट हवाएं चलती हैं, तो ये हवाएं जो हैं वो उठती हैं ऊपर की तरफ। ये हवाएं ऊपर उठती हैं,
यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, मैंने आपको बताया था अभी, जहाँ टेम्परेचर अधिक होने की वजह से हवाएं हल्की हो जाती हैं और ऊपर उठती हैं, और पूर्वी जेट स्ट्रीम यानी उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की सहायता से वो इस तरफ आने लगती हैं, वो इस तरफ आने लगती हैं, और यहाँ पे जब बैठती हैं तो यहाँ पे हाई प्रेशर बना देती हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट कर देती हैं, और हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है तो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, और यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है। तो मैंने आपको बताया पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, और यही पवनें क्या है, भारत में एंट्री करती हैं, और इसी को इन्होंने क्या नाम दिया है, इसी को भी इन्होंने दक्षिण पश्चिम मानसून बोला है। इसको क्या बोला है, दक्षिण पश्चिम मानसून बोला है। तो इनका इस तरीके का सिद्धांत है कि इन्होंने कहा कि जो है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है, उसके इम्पैक्ट की वजह से जो आपका मेडागास्कर का क्षेत्र है, जो मेडागास्कर का एरिया है, तो उस एरिया में हवाएं बैठती हैं और वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। वहीं पे भारत के जो तिब्बत के पठार का एरिया है, वहाँ पे लो प्रेशर बनता है, तो हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, और यही ह्यूमिडिटी के साथ में आर्द्रता इनके साथ होती है, तो ह्यूमिडिटी होती है इनके पास, ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल होता है, वर्षा होती है। इसी को हम पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने 3 तरीके जाने कि किस तरीके से साउथ वेस्ट मानसून की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब हम जो आपका इंपॉर्टेंट है, बार बार जो दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा है, उसको समझ लेते हैं कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे भारत में रोल प्ले करता है, क्या है ये। तो उससे पहले मैं आपको एक और जो हमारे यहाँ भारत में घटना देखी जाती है मानसून से पहले की, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो आप ध्यान रखिए। इसको बोलते हैं मानसून पूर्व की वर्षा, इसको बोलते हैं मानसून पूर्व की वर्षा, क्योंकि मानसून आने से पहले जो वर्षा होती है, छिटपुट वर्षा जो होती है, वही आपकी कौन सी है, वही आपकी मानसून पूर्व की वर्षा है। इसको समझिए आप। तो इसको क्या है, ये कैसे वर्षा होती है, तो ये कैसे वर्षा होती है वो आपको मैं बताता हूँ। ये मैप हो गया, तो मैप आप जल्दी से बनाया करिए, कोई ज़रूरी नहीं है वो किया जाए। ये मैप हो गया। अब ये समझिए, ये मानसून पूर्व की वर्षा का क्या मतलब है। जैसे मैंने आपको स्थल समीर और सागर समीर बताई थी, तो मैंने ये एरिया बताया था कि ये एरिया जो होता है समकारी प्रभाव होता है इसका, यानी इसमें जो जलवायु मिलेगी वो समान टाइप की जलवायु मिलती है। तो क्या होता है कि आर्द्र यहाँ पे क्या होता है कि इस समय जो एरिया है, समय है जो मानसून पूर्व यानी गर्मी समाप्त होती है, मतलब कम होती जाती है, और ये जो है तीव्रता बढ़ती जाती है टेम्परेचर की, तो जो आपकी वर्षा ऋतु आने वाली होती है, तब क्या होता है, यहाँ पर तो गर्म वायु होती है, और इस एरिया में जो सागर का एरिया है वहाँ पे आर्द्र पवनें होती हैं। तो ये पवनें जो होती हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के पास में आती हैं, और यहीं पे जो है छोटे छोटे बवंडर, छोटी छोटी वर्षाएं, हल्की हल्की वर्षाएं, तो वो वर्षाएं फिर शुरू होती हैं, वर्षाएं बादल बनने लगते हैं, तो वो वर्षाएं होती हैं, तो वर्षाएं होती हैं तो वर्षा होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम मानसून पूर्व की वर्षा बोलते हैं। और एक तरीके से ये किस तरीके से है, तो मैं आपको बताऊँगा शीतोष्ण चक्रवात के बारे में अभी, इसके बाद शीतोष्ण चक्रवात। तो शीतोष्ण चक्रवात क्या होते हैं, जब ठंडी और गर्म, यानी जो है आपकी कोल्ड या ठंडी और गर्म हवाएं जब मिलती हैं, तो एक तरीके से यहाँ पे एक चक्रवात की उत्पत्ति होती है, चक्रवात उत्पन्न होता है, एक चक्रवात उत्पन्न होता है, और इसी को शीतोष्ण चक्रवात बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ठंडी और गर्म हवाएं मिल रही हैं, उन्हीं से इनको चक्रवाती वर्षा का नाम दिया जाता है। इसी से जो मानसून पूर्व की वर्षा होती है, उसको हम मानसून पूर्व की वर्षा को क्या बोलते हैं, चक्रवाती वर्षा बोलते हैं। तो कैसे है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपकी सागरी आर्द्र पवनें जो होती हैं, एवं जो स्थलीय पवनें हैं, जो स्थलीय गर्म पवनें हैं, वो मिलती हैं। जब पवनों के मिलने से क्या होता है, पवनों के मिलने से चक्रवाती वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, मानसून पूर्व की वर्षा कहते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, मानसून पूर्व की वर्षा कहते हैं। जिसमें आपने देखा होगा कई बार समुद्र से चक्रवात आते हैं और वर्षा करवाते हैं, फिर पवनें भी आती हैं तो वो भी वर्षा कराती हैं, कुछ कुछ टाइम पे वर्षा कराती हैं। अब ये कितनी वर्षा करवाती हैं, भारत में 10% वर्षा कराती हैं। इसके बारे में हम एक मैप के जरिए, मतलब पूरा जो है इसका वितरण देखेंगे भारत में। तो मानसून पूर्व से वर्षा कितनी होती है भारत में, तो आपकी 10% होती है। टोटल का 10% बारिश जो होती है आपकी, वो मानसून पूर्व से होती है। तो ये आप समझ गए। अब हम दक्षिण पश्चिम मानसून समझ लेते हैं कि क्या है आपके दक्षिण पश्चिम मानसून, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप पूरी घटना समझ गए कैसे बन रहे हैं। अब बस आपको दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वितरण समझना है, कैसे चीज़ें हैं। आप उत्पत्ति इसकी समझ गए कि उत्पत्ति के लिए कौन से सिद्धांत काम कर रहे हैं। अब आप दक्षिण पश्चिम मानसून को समझिए। तो आपको मैं बता दूं कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उसका विभाजन जो है आपका, वो 2 भागों में किया जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है 2 भागों में बांटे जाते हैं।
एक बांटे जाते हैं अरब सागर की शाखा में, अरब सागर की एक शाखा से वर्षा होती है, अरब सागर की शाखा के रूप में बांटते हैं इसको, और दूसरे को बांटते हैं आपके जो इधर बंगाल की खाड़ी जो है आपकी, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो इस तरीके से दो भागों में बांटकर हम इसको मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उनको देखते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि टोटल भारत में, यहाँ पे नोट करके लिखिए, ऊपर कहीं भी लिख लीजिए, नोट करके लिखिए कि भारत में औसत वर्षा कितनी है, भारत में एवरेज रेनफॉल कितना है, एवरेज रेनफॉल या वर्षा कितनी है, तो वो आपकी 125 सेंटीमीटर होती है, वो आपकी 125 सेंटीमीटर होती है, पर वो अलग अलग एरिया में अलग अलग होती है। ये ध्यान रखिएगा कि एवरेज रेनफॉल कितना है 2125, यानी 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है भारत में। अब इनको हम समझते हैं कि जो अरब सागर की शाखा है और बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो क्या रोल प्ले करती है, कैसे कैसे हैं। तो अब इनको भी आपको समझने के लिए इनको मैं 3 भागों में बांटता हूँ, इनको भी 3 भागों में और इनको भी 3 भागों में बांटते हैं, तो इसको समझने में आपको आसानी होगी और इसको हम मैप के जरिए समझेंगे कि क्या है चीज़ें। पहली, इसमें मालाबार तट से जो वर्षा होती है उसको समझेंगे, ठीक है। अब दूसरी समझेंगे कि नर्मदा और जो ताप्ती घाटी में इसकी जो शाखा जाती है उसको जानेंगे, उससे कैसी वर्षा होती है। जो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं नर्मदा और ताप्ती घाटी से जाते हैं, वो कहाँ पे कैसे वर्षा कराते हैं। इसके अलावा जानेंगे काठियावाड़ जो आपका एरिया है गुजरात में, काठियावाड़ के रास्ते जो है, एक सेकेंड, काठियावाड़ के रास्ते अरावली के समानांतर, अरावली के समानांतर जो एरिया है वो कैसे आपका रोल प्ले करता है दक्षिण पश्चिम मानसून को ले जाने में, इसको समझेंगे। इधर आप बंगाल की खाड़ी में हम लोग समझेंगे कि म्यांमार से लेके, म्यांमार से चीन की ओर कौन सी आपकी जो शाखा जाती है इसकी, उसको जानेंगे। और दूसरी जानेंगे हम असम घाटी की तरफ जो हवाएं जाती हैं, जो पवनें जाती हैं, जो मानसून जाते हैं, तो असम घाटी की तरफ। और तीसरा जानेंगे हम हिमालय के जो आपके, हिमालय के समानांतर पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की ओर देखेंगे। अब ये 3 तरीके से आप देखिएगा, मैप के जरिए समझिए इसको, इसको आप समझेंगे तो आपको और आसानी होगी। पहली बात मैं आपको बता दूं इसी में, इसमें नोट करके लिखिए कि जो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस शाखा से होती है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो किस शाखा से होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है, भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो आपके अरब सागर की जो शाखा है, अरब सागर की शाखा है, अरब सागर की शाखा इससे होती है, अरब सागर की शाखा से होती है, ठीक है। तो अरब सागर की जो शाखा है उससे आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है ये पूछता है, एरिया कौन सा है, जगह कौन सी है, तो आपका जो है सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र जो है मौसिन राम, ये आपका कहाँ पे है, तो मेघालय में है, इसको भी समझेंगे। तो मेघालय में है और यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक वर्षा। और ये भारत में ही नहीं, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सर्वाधिक वर्षा मौसिन राम मेघालय का एक जगह है, वो वहाँ पे होती है। उसको मैं मैप के जरिए बता दूं आपको। जैसे मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ाया था कि यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, तो यहीं पे आपका जो खासी है वहीं पे आपका मौसिन राम है। तो ये आपका मौसिन राम है और ये कौन सी है, खासी पहाड़ियाँ हैं, खासी पहाड़ियाँ। अब होता क्या है कि जो पवनें आती हैं, वो असम वाली, जो ये वाली आपकी पवनें हैं असम की घाटी की ओर वाली, वो आती हैं। तो क्या होता है कि इनका जो शेप है पर्वतों का वो इस तरीके से है, कोन टाइप का है। किस तरीके का है, तो कोन टाइप का है, कोन टाइप का इनका शेप है, जो गारो, खासी, जयंतिया है वो। अब ये पवनें जाती हैं और इनमें ट्रैप हो जाती हैं, यानी फंस जाती हैं, निकल नहीं पाती, तो यहीं पे वर्षा करवाती हैं, बादल यहीं बन जाते हैं, यहीं पे बादल बन जाते हैं और यहीं पे वर्षा करवा देती हैं। तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो इस एरिया में होती है। तो ये आपका जो एरिया है, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मौसम जो है गारो, ये हुई, ये गारो, खासी और ये जयंतिया, तो ये जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। तो खासी पहाड़ियाँ, ये खासी पहाड़ियाँ हैं, उसके दक्षिण में मौसिन राम है, वहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वर्षा क्यों ज़्यादा होती है, तो मैंने आपको बताया कि इन पहाड़ियों का जो शेप है वो कोन टाइप का है,
और कोन के टाइप की वजह से ऊपर जो चौड़ा है और नीचे जो है पतले एरिया हैं इसकी वजह से क्या होता है कि जो आर्द्र पवनें होती हैं वो इन्हीं में ट्रैप हो जाती हैं, फंस जाती हैं और यहीं पे क्या है बादल का निर्माण करके वर्षा करवाती रहती है, यहीं पे बादल का निर्माण करके वर्षा करवाती रहती है। तो इसी वजह से यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा देखी जाती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहीं पे आपकी देखने को मिलेगी। ये बातें होंगी। अब हम तीनों चार जो 6 शाखाएँ हैं, 3-3, उनको समझ लेते हैं मैप के जरिए। तो मैं आपके लिए मैप बनाता हूँ, थोड़ा सा आप बनाएं और शांति से इसको देखिएगा कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं वो आप समझिए। ये आपका जो नक्शा है, एक सेकेंड, तो इस तरीके से, एक सेकेंड मैं इधर सही कर लेता हूँ। तो इस तरीके से ये आपका मान लेते हैं भारत का नक्शा है और किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो आप समझिए। कि मैंने आपको बताया कि विषुवत रेखा को पार करके पवनें इस तरीके से मुड़ जाती हैं। तो ये तो आपका पहली बात हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून। अब पवनें इस तरफ से मुड़ तो रही हैं, तो ये हर जगह से मुड़ेंगी, इधर से और इधर से, ठीक है, ऐसे मुड़ रही हैं। तो अब ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। एक तो ये आपका बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और ये आपकी अरब सागर। तो ये 2 शाखाएं हो गई। अब मैंने जो 3-3 भाषाएं मतलब शाखाएं बांटी हुई थी, तो पहला मैं नंबर डाल देता हूँ, ये अरब सागर की शाखा है। यहाँ पे वर्षा, सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो आपके इसी से होती है। ये मालाबार तट की जो है, मालाबार तट का, मैं इसको नंबरिंग करता हूँ यहाँ से, आप समझिएगा। मालाबार तट से ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, फिर यहाँ मैं ए, ये बी और ये सी, इस तरीके से आपको मैं वहाँ पे ABC और 1 2 3 करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए 1 से जो वर्षा हो रही है, यानी मालाबार तट से वर्षा हो रही है, वो इन एरिया में, पश्चिमी घाट के एरिया में वर्षा होती है। इसके बाद के मैप में हम समझेंगे सर्वाधिक वर्षा, उस मध्यम वर्षा और निम्न वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं, तो तब आपको और अच्छे से समझ में चीज आएंगी। यहाँ समझिए, अरब सागर की जो शाखा है, उस जो मालाबार तट से जो वर्षा होती है वो पश्चिम घाट में वर्षा होती है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। मैंने आपको बताया था कि जो पर्वत मुखी एरिया होते हैं वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि पर्वत जो है उनको रोक लेते हैं हवाओं को और यहीं पे बादल बना के यहीं पे वर्षा करवाते रहते हैं, यहीं पे बादल जो बन जाते हैं और यहीं पे वर्षा करवाते हैं। तो इसी तरीके का पश्चिमी घाट जो है उन आर्द्र पवनों को रोक के वर्षा करवाता है और इसी को हम मालाबार तटीय वर्षा का एरिया बोलते हैं, मालाबार तट की शाखा बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरी शाखा होती है आपकी नर्मदा और तापी क्षेत्र में जाती है, तो ये एरिया है वो नर्मदा और तापी क्षेत्र में वर्षा करवाती है, ठीक है। और तीसरी वाली है जो आपके काठियावाड़ और केरल मतलब अरावली पर्वत से होके ये उत्तर की तरफ चलती है, तो ये आपका तीसरी वाली शाखा हो जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अरब सागर की शाखा जो 3 क्षेत्रों में इस तरीके से हवा वर्षाएं करवाती है। और ये आपका पूरा कौन सा है, तो ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपको पता है, ये आपका पश्चिमी घाट है। अब यहाँ पे जो अब दूसरी शाखा है बे ऑफ बंगाल की शाखा है, इसको मैं हटाता हूँ। बे ऑफ बंगाल की शाखा है वो किस तरीके से विभाजित होती है, तो पहली मैंने आपको बताया कि ये जो है जो एक म्यांमार से चीन की तरफ जाती है, म्यांमार से चीन की तरफ जाती है, तो ये आपकी ए हो गई। फिर मैंने बताया था कि आपको यहाँ से बे ऑफ बंगाल से इधर असम घाटी की तरफ जाती हैं, असम घाटी की तरफ जाती हैं, ये हो गई बी। और तीसरी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से पश्चिम की तरफ जो मुड़ती हैं उनको सी बोलते हैं, तो ये आपकी सी होगी। तो इस तरीके से जो है आपका विभाजन होता है शाखाओं का, और दक्षिण पश्चिम मानसून जो आते हैं वो इस तरीके से भारत में वर्षा करवाते हैं। तो असम वाली से क्या हो रहा है, असम घाटी की तरफ जा रही है, उनसे सर्वाधिक वर्षा हो रही है, और इधर जो जा रही हैं वो पश्चिम की तरफ, उनसे वर्षा हो रही है इस एरिया में, और ये एरिया है ये यहाँ पे वर्षा करवाता है, ठीक है। तो अब ये जो एरिया ये पवन है, अब यहाँ पे मिलके ये जो यहाँ पे वर्षा करवाती है दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, जब पश्चिम और पूर्वी जो हवाएं हैं, जो पवनें हैं वो मिलती हैं, तो वो आपके दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा करवाती हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। अब इसी में मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि मध्यम वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं और जो है सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं। मैं इसको हटाता हूँ, आपने बना लिया होगा तो बना लीजिए, अच्छे से बनाइए, और नहीं तो वीडियो रोक के बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं इसको इसीलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहीं पे एक और आपके लिए डायग्राम अच्छे से बताना है कि कहाँ पे सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र देखे जाते हैं और कहाँ पे निम्न वर्षा के क्षेत्र हैं और कहाँ पे मध्यम वर्षा के क्षेत्र देखे जाते हैं भारत में। तो वो आपको मैं समझाता हूँ डायग्राम बना के। तो ये डायग्राम बनाया इसीलिए जा रहा है कि आप आसानी से इसको याद रख पाएँ
आपके लिए समझने में आसानी हो। तो ये फिर से मैं एक मैप बनाता हूँ, ये आप एक समझिए, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा तो जिससे चीज़ें आपको समझ में आए आसानी से। तो ये आपका जो है भारत हो जाता है, मान लेते हैं। इस तरीके से क्या है, मैं आपको बता दूं कि भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र, तो आप लिखते रहिए 1 नंबर, एक नंबर पे सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र, जिसमें आपके 100 से लेके, एक सेकेंड, नहीं 100 से नहीं, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेमी से प्लस वर्षा के क्षेत्र कौन से होते हैं वो आप लिखिए, तो वो आप इसमें मैप में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एरिया जो है पश्चिमी घाट का, ये वो एरिया है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा देखी जाती है। ये आपका सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। और इसी के साथ में जो आपका मेघालय वाला एरिया है और ये ईस्ट वाला एरिया, तो यहाँ पे जो है वर्षा सर्वाधिक देखी जाती है। एक ये एरिया जो है आपका, यहाँ पे सर्वाधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखी जाती है। तो इस तरीके से सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र ये आपके हो जाते हैं। इसके बाद मध्यम वर्षा के क्षेत्र देखिए, दूसरे पे मध्यम वर्षा के क्षेत्र, यानी जिसमें 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, वो एरिया कौन से हैं, वो एरिया आपके लिए कौन से हैं वो जानना जरूरी है। तो वो एरिया कौन से हैं आपके, तो एक तो आपको इधर एरिया बनाना है, मैं दूसरा पेन का इस्तेमाल करता हूँ। और ये आपका एरिया है, एक तो आपका पूर्वी तमिलनाडु, जिससे उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसी के बाद। इसके बाद ये वाला क्षेत्र, इसके बाद दक्षिण, जो गुजरात का दक्षिण का क्षेत्र है, वो एरिया जो आपका है, वहाँ पे वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इसके बाद जो आपका पूरा ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, पूरा प्रायद्वीप का जो पूर्वी क्षेत्र है, वो आपका कौन सा है, मध्यम वर्षा का क्षेत्र है, यानी 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। इसके बाद इसमें एक ये वाला क्षेत्र जो मध्य गंगा का क्षेत्र है, वो भी आपका पूर्वी, मतलब ये उत्तरी जो गंगा का मैदान है, उत्तरी गंगा के मैदान में भी आपकी क्या है, सर्वाधिक वर्षा देखी जाती है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद जाते हैं कि एक मणिपुर का क्षेत्र भी है यहाँ पे, उसमें भी आपकी सर्वाधिक वर्षा देखी जाती है 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में। और तीसरा आपका देखते हैं, तीसरा आपका कौन सा है, जो निम्न वर्षा के क्षेत्र होंगे। तीसरा आपका निम्न वर्षा के क्षेत्र, निम्न वर्षा। अब ये निम्न वर्षा का मतलब क्या हुआ, तो निम्न वर्षा का मतलब है कि जो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ वर्षा होगी वो आपके निम्न वर्षा के क्षेत्र होते हैं। तो ये पूरा एक एरिया, ये मैं आपके लिए इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ कि ये आपका पंजाब, जम्मू कश्मीर, और ये आपका हरियाणा, दिल्ली, यूपी का वेस्टर्न पार्ट, और पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है, वो सारा क्षेत्र क्या है आपका, वो कौन सा क्षेत्र है, वो आपका कौन सा क्षेत्र है, निम्न वर्षा का क्षेत्र है। इसके बाद जो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे कम वर्षा होती है, और 50 सेंटीमीटर से कम के क्षेत्र, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्र, तो ये इसमें कहीं यहाँ पे भी ये वाले क्षेत्र हैं जो निम्न वर्षा के क्षेत्र हैं। इन दोनों में अब क्या है कि 50 सेंटीमीटर से कम वाले कौन से हैं, तो आपका पश्चिमी राजस्थान, और ये आपका गुजरात का उत्तरी क्षेत्र। इसके बाद दक्षिण में भी कुछ जगह हैं जहाँ पे आपके जो है 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। जो आपके पश्चिमी घाट का पूर्वी जो जगह है, पूर्वी एरिया जो होता है, उसमें ऐसी जगह देखी जाती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि 4 तरीके से आपके सर्वाधिक क्षेत्र वर्षा के मैदान क्षेत्र जो होते हैं, उसके बाद मध्यम वर्षा के क्षेत्र और निम्न वर्षा के क्षेत्र, और जो है आपके सबसे सर्वाधिक कम वर्षा के क्षेत्र जो होते हैं वो देखे जाते हैं भारत में। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपने डायग्राम से भी समझा कि कैसे चीज़ें हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे अपनी बातें कि एक और इसमें टर्म आता है मानसून के समय, वो आपको और जानना चाहिए कि आपने कभी सुना होगा, एक बार क्वेश्चन में आया था कि मानसून विच्छेद क्या होता है। तो मानसून विच्छेद की आपसे एक बार क्वेश्चन आया था, तो वो आप जान लीजिए मानसून विच्छेद क्या है। ये ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है, मानसून विच्छेद पूछ रहा है। इसको मैं इंग्लिश में अगर लिखता हूँ तो आप आसानी से भी समझ जाएंगे। ये कह रहे हैं कि गैप ऑफ मानसून क्या है वो आपको बताना है। गैप ऑफ मानसून क्या है, तो गैप ऑफ मानसून क्या होता है, मानसून विच्छेद से एक सवाल पूछा गया था कि ये क्या है। तो ये क्या है कि
जब बारिश होती है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है और फिर क्या होता है, एकदम से वर्षा रुक जाती है, कुछ 1 दिन 2 दिन 7 दिन तक जो वर्षा नहीं होती, उस बीच के क्षेत्र को, जब वर्षा नहीं हो रही है, उसी बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मानसून विच्छेद का समय बोलते हैं। मानसून विच्छेद का टाइम बोला जाता है, इसी को गैप ऑफ मानसून बोला जाता है। तो इस तरीके से आपने चीज़ें समझ ली हैं। अब हम अपनी जो तीसरी हमारा टर्म है उसको समझेंगे, और उसमें क्या है उसमें हमारा जो तीसरा बात है वो आपकी शीत ऋतु को लेके है। वो आपकी शीत ऋतु को लेके क्या क्या जलवायु क्षेत्र, मतलब इसमें चेंजेस होते हैं, उसको समझते हैं। तो इसमें क्या है, अब शीत ऋतु है तो मैंने ITCZ, ग्रीष्म ऋतु में ITCZ बताया था कि उत्तर की तरफ शिफ्ट होती है, लेकिन शीत ऋतु में ITCZ की तरफ होगी तो ITCZ आपकी दक्षिण की तरफ शिफ्ट होगी। और जो व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा 0 डिग्री पर आ रही थी, वही अब ITCZ की वजह से, लो प्रेशर बनने की वजह से ये व्यापारिक पवनें इधर मुड़ जाएंगी, मुड़ेंगी। और चूँकि इसमें कोरिलेशन बल काम कर रहा है, और मैंने बोला कि इधर से कोई चीज़ आएगी तो किधर मुड़ेगी, यानी कि साउथ में जब दक्षिणी गोलार्ध में आती है तो वो फिर आपके लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है। तो कोई भी चीज़ मतलब प्रवाह हो रहा है तो वो आपका लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है। और यही लेफ्ट की तरफ मुड़ने की वजह से जो है आपकी इधर मकर रेखा की तरफ शिफ्ट होता है, ये मकर रेखा, तो इधर की तरफ शिफ्ट होता है 20 से 25 के बीच में। तो यहाँ पे पवनें मुड़ जाती हैं और इसी को जो है यहाँ पे वर्षा कराती हैं दक्षिण के क्षेत्रों में। इसी की वजह से भारत में जो है मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून की उत्पत्ति होती है। तो इसको हम समझते हैं। तो अब आपको मैं बता दूं, इसमें पहली चीज़ हम जानेंगे उत्तरी पूर्वी मानसून के बारे में। उत्तरी पूर्वी मानसून ये क्या है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून का मतलब हुआ कि जैसे मैंने बताया कि शिफ्ट हो गया इधर ITCZ, तो क्या है कि पवनें जो आती हैं और इधर मुड़ जाती हैं। तो भारत में जो मानसून थे अब वो नीचे खिसकने लगते हैं, मतलब लौटने लगते हैं। तो पवनें जो लौटने लगती हैं, और बे ऑफ बंगाल से, यहाँ से देखिए मैप के जरिए, ये बे ऑफ बंगाल से, अब जैसे कि टेम्परेचर पहले इधर था, अब वो शिफ्ट हुआ इधर, और फिर जो है अब वो इधर की तरफ जाने लगा है, यानी विषुवत रेखा अब ITCZ यहाँ बन रही है। तो पवनें अब जो होंगी वो इस तरीके से आएंगी, तो ये लौट रही हैं, और लौटती हुए मानसून भी एक तरह से इनको बोला जाता है। तो ये क्या करती हैं, बे ऑफ बंगाल से क्या है, आर्द्रता ग्रहण करती हैं, ह्यूमिडिटी ग्रहण करती हैं, और ह्यूमिडिटी की वजह से फिर यहाँ पे वर्षा करवाती हैं। तो ये तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है वहीं पे वर्षा सर्वाधिक होती है। तो आपको इतना समझना है कि मैप के जरिए अगर देखा जाए, ये साउथ का पार्ट है और ये आपका ऐसे क्षेत्र हो जाता है। तो जो पवनें आ रही हैं ऐसे इस तरीके से, वो पवनें क्या करती हैं, यहाँ पे वर्षा करवाती हैं। तो ये आपका कोरोमंडल क्षेत्र जो है, भारत का कोरोमंडल क्षेत्र जो है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। और एक और बात इसमें नोट लिखनी है कि जो साउथ वेस्ट मानसून थे अपने, अभी जो पढ़े हम लोगों ने, जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो थे, उससे वर्षा कहाँ पे नहीं होती। अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है तो आपका जो है कोरोमंडल तट पे वर्षा नहीं होती, कोरोमंडल तट पर ये वर्षा नहीं कराते, ठीक है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उनसे वर्षा कहाँ पे नहीं होती है, कोरोमंडल तट पे नहीं होती है। और किससे वर्षा होती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून से। यही आपके क्या है, एक सेकेंड, ये आपके क्या है, उत्तरी पूर्वी मानसून है। यही उत्तरी पूर्वी मानसून से क्या होता है, कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। तो यहाँ पे वर्षा हो रही है। तो इसी से हम जानते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून का इम्पैक्ट क्या है भारत पे। तो आपके पूर्वी क्षेत्र पर इसका इम्पैक्ट देखा जाता है। तो इस तरीके से आप उत्तरी पूर्वी मानसून समझ सकते हैं कि यही आपके लिए इसमें जानने वाली बात थी। तो जब मकर रेखा की तरफ ITCZ शिफ्ट होता है तो जो आपकी व्यापारिक पवनें हैं वो इस तरफ मुड़ जाती हैं, और मुड़ने की वजह से जो लौटती हैं, और ह्यूमिडिटी की वजह से बे ऑफ बंगाल से ह्यूमिडिटी ग्रहण करती हैं, और ये दक्षिण आपका जो कोरोमंडल तट है तमिलनाडु का, उसमें सर्वाधिक वर्षा करवाती हैं। तो आपको ये जानना चाहिए। अब तीसरी बात इसमें दूसरी जानते हैं कि दूसरी बात क्या है इसमें जानने वाली शीत ऋतु में, वो आपकी है शीतोष्ण कटिबंध को लेकर, जिसकी हमने बात की थी। शीतोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण चक्रवात, इनको कटिबंध हटाइए, शीतोष्ण चक्रवात लिखिए आप। शीतोष्ण चक्रवात, या इसका दूसरा नाम होता है पश्चिमी विक्षोभ, जिसके बारे में आप सभी ने नाम सुना होगा कि पश्चिमी विक्षोभ किसको बोलते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ किसको बोला जाता है। तो मैं आपको बस ये आपका आखिरी होगा, तो इसको और थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, समझिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर आपकी आज की क्लास होगी क्वेश्चन को लेके, और फिर ख़त्म करते हैं अपना तो आज का। तो पश्चिमी, अब शीतोष्ण चक्रवात का क्या मतलब है कि दिसंबर से जनवरी, आपने सुना होगा दिसंबर से जनवरी के बीच में हल्की हल्की वर्षा होती है, उसी को पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा बोलते हैं। तो शीतकाल के दौरान ये होता है। पहली बात मैंने आपको बताया कि शीत ऋतु में ये होता है, शीतकाल के दौरान ये सक्रिय होते हैं।
शीतकाल के दौरान क्या होता है, सक्रिय होते हैं। और ये टाइम तो आपको बताइए, मैं बता रहा हूँ, जैसे ये दिसंबर से जनवरी के बीच में होता है। अब दूसरी बात इसमें कि इनको कौन लेके आता है, भारत में कौन लेके आता है, तो जेट स्ट्रीम लेके आती है। जेट स्ट्रीम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। जेट स्ट्रीम पवनें जो होती हैं वो इनको भारत में लेके आती हैं। ठीक है, तो ये एक बात होगी आपके लिए कि जेट स्ट्रीम लेके आती है। तीसरी बात, जो भारत में आपका जो उत्तर पश्चिम का एरिया है, यानी उत्तरी पश्चिमी एरिया जो है, क्षेत्र जो है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो है, उसमें ये वर्षा करवाती है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कराती है, बस उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कराती है, ये आपको याद रखना है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा करवाती है। और इसी वर्षा को क्या बोलते हैं, इसी वर्षा को दूसरे एक नाम, मतलब यहाँ पे लोकल नेम में जान सकते हैं कि इसको कैसे बोलेंगे कि, तो इसको हम एक तरह से गोल्डन ड्रॉप बोलते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं। यानी जो वर्षा होती है उसकी बूंदें, हर एक बूंद जो है सोने के बराबर काम करती है, यानी या इनको हिंदी में जैसे सुनहरी बूंदें बोलते हैं, सुनहरी बूंदें। तो अब इनको लोकल नाम अगर जाने, अगर लोकल नाम भारत में क्या बोलते हैं, तो इसको मावट की वर्षा बोलते हैं, मावट की वर्षा बोलते हैं। तो मावट की वर्षा, तो इसको मावट की वर्षा बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मावट भी बोलते हैं इसको, मावट की वर्षा भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं। इसके अलावा ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तो वर्षा कराती है, और जो हिमालय के क्षेत्र हैं, पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र, तो पश्चिमी हिमालय में क्या होता है, यहाँ पे हिमपात होता है। इसी की वजह से क्या है, हिमपात की घटनाएं देखी जाती हैं, यानी कि बर्फबारी होती है, पश्चिमी हिमालय में हिमपात होता है। तो ये आपको जानना चाहिए कि ये बातें कुछ होगी। अब मैं आपको बता दूं कि इस शीतोष्ण चक्रवात से क्या है, और शीतोष्ण चक्रवात का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पे ठंडी और गर्म हवाएं मिलती हैं वही आपका शीतोष्ण चक्रवात होता है। तो अब किस तरीके से इसको मैप से समझेंगे, पहले जान लीजिए कि भारत में क्या क्या इससे इम्पैक्ट पड़ता है। तो भारत में पहली बात, भारत में कुल वर्षा इससे कितनी होती है, भारत में कुल वर्षा की प्राप्ति जो होती है, कुल वर्षा 3% जो होती है वो आपकी इससे, जो आपके शीतोष्ण चक्रवात हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं या पश्चिमी विक्षोभ है, इससे हमें पूरे भारत में कुल जो वर्षा मिलती है वो आपके 3% मिलती है। तीसरी बात, इससे फ़ायदा क्या है, तो ये जो आपकी इस समय रबी फसल होती है, तो जो भी गेहूँ और जो सरसों, जो फसलें होती हैं वो आपकी उसको फ़ायदेमंद करती है। तो एक मिनट, तो आपकी जो रबी फसल है उसके लिए क्या है, के लिए एक तरह से वरदान का काम करती है, के लिए क्या है, वरदान का कार्य करती है। तो ये रबी फसल के लिए वरदान के रूप में काम करती है। दूसरी बात, इसमें एक लास्ट बात और जानिए कि इनका जो फ्लो है, इनका जो तीव्रता है या वर्षा की मात्रा जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घटती जाती है, की ओर घटती है। क्या घटती है, वर्षा। तो आपको याद रखना है कि वर्षा जो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, ये याद रखना है। अब कैसे है, तो मैप के जरिए समझ लेते हैं। मैप से समझिए, मैं आपके लिए चीज़ें बनाता हूँ। जैसे ये आपका यूरोप का क्षेत्र है, ये यूरोप मैं बनाता हूँ, और ये आपका अफ्रीका, ये आपका इंडिया। तो इस तरीके से मैप समझिए आप। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, ये भूमध्य सागर है। इसको हम अच्छे से और जानेंगे, या इतना तो आप जान ही रहे होंगे कि जो है ये भूमध्य सागर है। क्या है, ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है। अब क्या होता है कि इस एरिया में ठंडी हवाएं होती हैं, यहाँ पे ठंडी हवाएं, पवन है, और यहाँ पे जो है गर्म पवन है। ठीक है, अब ये हवाएं ऐसे मिलती हैं। तो मैंने कहा था कि जो ठंडी और गर्म हवाएं जहाँ मिलती हैं वहीं पे आपकी जो है शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं। तो शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और यहाँ से जो हवा, एक जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे जेट स्ट्रीम चल रही होती है, ये ऐसे करके। अब इस तरीके से जेट स्ट्रीम चल रही होती है इनके ऊपर से। तो ये क्या करती हैं, इन्हीं शीतोष्ण चक्रवात को पश्चिम से पूर्व की तरफ ले जाती हैं, और पश्चिम से पूर्व की तरफ ले जाती हैं तो ये भारत के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, उसमें ये वर्षा करवाती है। यहाँ इस एरिया में, खासकर पंजाब का एरिया, और ये आपका हरियाणा दिल्ली, और इस एरिया में जो है वर्षा करवाती है, वेस्टर्न यूपी में। तो इससे वर्षा होती है। और ये वर्षा कहाँ से लेती हैं पानी, तो एक तो भूमध्य सागर से ले रही हैं, फिर यहाँ पे कैस्पियन सागर है, यहाँ से लेती हैं कैस्पियन सागर, और यहाँ पे ब्लैक सी है, वहाँ से लेती हैं। तो इस तरीके के जो झील के जो एरिया हैं, यहाँ पे फारस की खाड़ी और ये आपके रेड सी, तो ये आपके इन एरियाओं से ह्यूमिडिटी इकट्ठा करके और यहाँ पे वर्षा करवाती है। और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते जाते इनकी वर्षा में तीव्रता में कमी आने लगती है। तो मैंने बताया कि यहाँ पे तो आपका हिमालय है, तो ये हिमालय है,
हिमालय में क्या होता है, स्नो रेनफॉल होने लगता है, तो स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल इन हिमालय होता है। और यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे हल्की वर्षा होती है। तो इस तरीके से भारत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं आपकी जो है पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है वो आपकी जो है फ़ायदेमंद होती है रबी फसल के लिए। इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ ये कम होने लगती है। भारत में कुल वर्षा इससे होती है 3%। इसको मावट के नाम से जाना जाता है और ये जो है हिमपात भी करवाती है, वर्षा भी करवाती है। और इनको लेके आने में किसकी भागीदारी है, तो जेट स्ट्रीम की है। और शीतकाल में ये सक्रिय होती हैं और इस महीने में ये चलती हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए कि ये चीज़ें आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट हम चीज़ समझते हैं कि जो वर्षा का वितरण होता है वो कैसे होता है भारत में, कैसे कैसे कितने % वर्षा किस जो है मानसून से मिलती है वो हम समझ लेते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इसमें जानने चाहिए, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे और जानते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। तो देखिए भारत में, पहले आप नोट लिख लीजिए, मैं आपको कुछ 2-4 पॉइंट लिखाता हूँ जो कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछते रहते हैं। पहली बात इसमें पहला पॉइंट है, सर्वाधिक वर्षा वाला माह कौन सा होता है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला महीना या माह कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला माह आपका कौन सा होता है, तो आपका अगस्त होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ नोट में। दूसरा नोट पॉइंट लिखिए कि सर्वाधिक गर्मी कहाँ किस महीने में पड़ती है। सर्वाधिक गर्मी वाला माह, ये आपका सर्वाधिक गर्मी वाला माह कौन सा है, तो आपका आप सभी जानते हैं कि जून होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए इसी में, सर्वाधिक सर्दी, आप इसी तरीके से आप लिख दीजिएगा सर्वाधिक सर्दी वाला माह। और सर्दी किस में होती है, तो आप सभी जानते हैं कि जनवरी के माह में जो है सर्वाधिक सर्दी पड़ती है। इसमें अब इम्पोर्टेंट एक और बात जान लीजिए, चौथा जो पॉइंट है कि सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। तो आपके लिए सर्वाधिक ठंडा स्थान जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपका सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है वो आपका कौन सा है, तो लद्दाख का जो द्रास क्षेत्र है, लद्दाख में वो आपका कौन सा है, सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र है। तो ये आपका लद्दाख में द्रास क्षेत्र जो है, द्रास सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, आगे सर्वाधिक ठंडा हो गया तो सर्वाधिक गर्म भी जानना चाहिए। तो सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, सर्वाधिक गर्म स्थान तो आपका जो चुरू राजस्थान का है वो आपका जो है वो सर्वाधिक गर्म स्थान है। और इसमें एक और क्वेश्चन आपसे करते रहता है कि जो आपकी न्यूनतम वर्षा का क्षेत्र कौन सा होता है, जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। तो न्यूनतम वर्षा का क्षेत्र, न्यूनतम वर्षा का स्थान या क्षेत्र जो पूछता है वो आपका कौन सा है, तो ये आपका लेह लद्दाख में पड़ता है। यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, तो लेह लद्दाख। अगर ये ना हो तो आप कौन सा लगाएंगे, जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान में है, ये राजस्थान में जैसलमेर। और अगर लद्दाख लेह दे रखा है तो आप उसको लगाइए इस तरीके से। बाकी मैंने आपको 7वां बता दिया है, फिर से लिखा देता हूँ कि अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, अधिकतम वर्षा का स्थान कौन सा है, तो ये आपका कौन सा है, मौसिनराम, मौसिनराम। और ये कहाँ पे है, तो मेघालय में। इस तरीके से आपके जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको इसमें जानने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जो भारत में वर्षा का वितरण है वो कैसा है। भारत में वर्षा का वितरण, ये आपके लिए और एक लास्ट जो आपका पॉइंट बनता है, फिर आज का जो टॉपिक है हमारे भारत की जलवायु वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि इस क्लास के बाद आपको जलवायु से संबंधित कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो पहला इसमें 4 पॉइंट आपको जानने चाहिए कि भारत में वर्षा का वितरण, जैसे भारत में 100% वर्षा है तो वो किस तरीके से किस किस से हमें प्राप्त होती है। तो पहली बात दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इससे जो वर्षा होती है उसको हम 74% मानते हैं कि इससे हमें इतनी वर्षा प्राप्त होती है। दूसरी बात जान लीजिए, तो दूसरी बात में है कि अब जो वर्षा होगी वो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून, इससे कितनी वर्षा, या इसको लौटते हुए मानसून भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा कि इसको लौटते हुए मानसून भी बोलते हैं। लौटते हुए मानसून से कितनी वर्षा होती है, तो 13% वर्षा जो होती है वो लौटते हुए मानसून से प्राप्त होती है। इसमें तीसरी बात जो है मानसून पूर्व की वर्षा, जो हमने बात की थी, मानसून पूर्व की वर्षा, अब इससे कितनी वर्षा प्राप्त होती है, तो हमने बात की कि इससे 10% वर्षा जो है आपको प्राप्त होती है। और चौथी बात इसमें, अब 74, 13, 83 और 10, 93 और इतना जो आपका बचता है, बाकी जो आपका कितना हो जाता है, 97 हो जाता है, सॉरी, तो ये आपका 97 हो जाता है। अब 3% जो वर्षा होती है वो आपके पश्चिमी विक्षोभ यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से होती है। तो पश्चिमी
पश्चिमी विक्षोभ से कितनी वर्षा प्राप्त हो रही है आपको, 3% हो रही है। तो इस तरीके से आपकी भारत में जो है वर्षा का वितरण देखा जाता है कि भारत में वर्षा का वितरण कैसे कैसे है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और इनको जल्दी से करेंगे और इनको जानेंगे, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पे ये चीज़ें शुरू करी जा रही हैं कि आपने कहा कि क्वेश्चन साथ में करवाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो मज़ा आएगा थोड़ा सा समझने में चीज़ें कि किस तरीके से क्वेश्चन करे जाते हैं। तो उसी को मैं ध्यान में रखते हुए हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए, कुछ क्या जितने क्वेश्चन जलवायु से बने हैं वो सारे क्वेश्चन लगभग आपके लिए ले लिए हैं, और ये आपको जल्दी से चीज़ें करनी है जैसे जैसे हमने चीज़ें करवाई हैं। आप इनको अभी भी देख सकते हैं, बाद में देखिएगा जब रिवीजन कर लें, आप पूरा जलवायु का रिवीजन करिए, फिर से इनको देखिए। तो शुरू करते हैं कि पहला कथन और कारण दे रखे हैं। कथन में कह रहे हैं भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, तो ये आप सभी जानते हैं, मैंने बताया कि मानसूनी देश है भारत, उष्णकटिबंधीय मानसूनी देश है। दूसरी बात, कारण क्या कह रहे हैं कि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, और ये भी हमने चर्चा की थी कि ये भी बात सही है, तो दोनों आपका आंसर सही है और ये आपकी व्याख्या भी कर रहे हैं। दूसरी आप जान लेते हैं फिर से कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, ठीक है, और भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित है। हमने बात इसकी की है कि ये भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसून की है, लेकिन भारत जो है उष्णकटिबंध अक्षांशों के बीच में है, ये बात गलत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय अक्षांश जो होते हैं वो आपके 30 डिग्री तक माने जाते हैं, या ये मान के चलिए जो एग्जैक्ट है वो 23.5 डिग्री के बीच में माना जाता है। अब 23.5 से 23.5 के बीच के जो क्षेत्र होता है वही आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। लेकिन भारत की जो है वो 8.4 या 6.4 से लेके या मुख्य भूमि से देखें तो मुख्य भूमि से आपका कितना है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट तक ये आपका भारत का जो विभाजन है वो देखा जाता है अक्षांशों के हिसाब से। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे ये उष्ण एरिया में भी पड़ता है और शीतोष्ण एरिया में भी पड़ता है, तो इसीलिए शीतोष्ण में भी पड़ता है, तो इसीलिए क्या है ये गलत हो जाता है, तो इसीलिए ये वाला गलत हो जाता है। इसमें फिर आंसर कौन सा लगेगा कि ये सही है और ये गलत है, यानी ये सही है और कारण गलत है। अब देखते हैं कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो हमने अभी चर्चा की कि पश्चिमी घाट में जो है सबसे पहले मानसून आते हैं, तो केरल आपका जो है इसमें आंसर बनेगा कि केरल में सबसे पहले मानसून भारत में देखे जाते हैं। अब बात करते हैं कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो अभी हमने कहा कि ग्रीष्मकालीन का जो मानसून होते हैं उसके बारे में हमने अभी चर्चा की कि उनकी इस तरीके से वो चलते हैं, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम से लेके और उत्तर पूर्व की तरफ चलते हैं। तो अब देख लीजिए इसमें ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ आपका आंसर बन जाता है, जिसकी हमने अभी चर्चा की। फिर भारत में मानसून की उत्पत्ति के लिए पवनों में से किसके द्वारा होती है। तो अब कौन सी पवनें हैं, तो पवनें कौन सी हैं, तो आप सभी जानते हैं कि ये पवनें जो हैं दक्षिण पश्चिम से चलने वाली पवनें जो आपकी हैं वही आपकी पवनें जो हैं मानसून की उत्पत्ति करवाती हैं। आगे देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब यानी कि टेम्परेचर अधिक और लो प्रेशर हिंद महासागर से वायु का कर्षण या ड्रॉ करते हैं, किसके कारण प्रवाहित होती है। तो अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि किसके कारण प्रभावित होती है, तो ये देखिए कि लो प्रेशर बना, टेम्परेचर हाई और लो प्रेशर बना, और ये है हिंद महासागर से चलती हैं, तो इस तरीके से ही चलेंगी, तो ये भी आपका आंसर जो है दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाता है। अब देखते हैं कि भारत में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। ये देखिए मैंने अभी जैसे आपको पॉइंट लिखाए हैं, तो सूखा स्थान कौन सा है, तो आपका जो लेह है लद्दाख में वो आपका सूखा स्थान हो जाता है। वहीं बात करते हैं कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। तो अब देखिए अभी मैंने जब बताया था कि कब बारिश होती है, तो आपको पता है कि यहाँ पे नवंबर से दिसंबर के बीच में वर्षा होती है, जो आपके लौटते हुए मानसून से वर्षा करवाते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या होता है, तो आप इसमें बताइए कि भारतीय मानसून जो है मौसमी विस्थापन से संबंधित है। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जो आपके स्थल और समुद्र का जो विभेदी तापमान होता है उससे ये चीज़ भारतीय मानसून इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, तो जिसके बारे में हमने तापी सिद्धांत के बारे में जाना था, उससे ये आपका आंसर बनता है। वहीं पे देखते हैं ये पॉइंट्स कि दक्षिणी भारत से उत्तर पूर्व की ओर मानसून की अवधि घटती है, ये बात सही है, और जैसे मैंने आपको बताया कि दक्षिण से शुरू होता है और उत्तर की तरफ जाते हैं तो वो मानसून की अवधि घटती जाती है, ये बात सीधा सीधा आंसर सही हो जाता है। वहीं दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि उत्तरी भारत के मैदानों में वर्षा वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो जिस तरीके से हमने बताया था कि ये भारत का जो पूर्वी एरिया है वहाँ से इस तरीके से पवनें जाती हैं, तो यहाँ वर्षा करवाती हैं, फिर जैसे जैसे पश्चिम में जाएंगी वो वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, तो वही ये बात कह रहे हैं कि पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती जाती है, तो ये पॉइंट भी सही है, यानी कि मतलब दोनों पॉइंट आपके यहाँ सही हो जाते हैं। वहीं देखते हैं कि अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। तो इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण हमने बताया था कि जो मैंने बताया था कि ऊंचाई में भिन्नता है। अमृतसर और शिमला में सिर्फ ऊंचाई का फर्क है, इसी वजह से इनकी जलवायु में भिन्नता देखी जाती है, जिसकी हमने पिछले क्लासेस में चर्चा की है कि एक ही जगह पे सिक्किम और यहाँ पे आगरा या दार्जिलिंग की बात की थी, दार्जिलिंग और आगरा
एक ही अक्षांश पे होने के बावजूद इनके टेम्परेचर में अलग अलग अंतर देखा जाता है। उसका कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, इसीलिए आंसर इसका ये वाला सही होगा। वहीं पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की, वो निम्न वायुदाब पेटी स्थित होती है। कहाँ पे होती है? तो आप सभी जानते हैं कि मैंने बताया कि वो भूमध्य रेखा पर होती है, यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसी को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर ये बन जाता है। वहीं देखें कि निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार लगाना है, तो इसमें मैंने आपको शरद ऋतु, बसंत ऋतु ये सब बताया कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपकी बसंत ऋतु को देखते हैं कि बसंत ऋतु, उसके बाद आपकी कौन सी आएगी? तो ग्रीष्म ऋतु आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी? तो वर्षा, उसके बाद कौन सी आएगी? तो आपकी शरद ऋतु आएगी। तो अब इस तरीके से देखिए कि 3 नंबर, फिर 2, फिर 4 और फिर 1। तो इस तरीके से आपका आंसर ये बन जाता है कि बसंत ऋतु का महीना जो होता है मार्च अप्रैल के आसपास, और या हाँ मार्च के आसपास का होता है। उसके बाद आपकी ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है, और ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो जून तक चलती है। फिर जून के बाद से जो है सितंबर तक आपका वर्षा का टाइम चलता है, और सितंबर के बाद का जो एरिया है, सितंबर में भी आपका शरद ऋतु होती है, क्या कहते हैं उसको? शरद ऋतु का क्षेत्र होता है। तो उसके बाद जो है आपका पूरा ये क्रम लग जाता है। इसके बाद देखते हैं कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, जो अभी हमने चर्चा की, किससे प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो कितनी है? 74% वर्षा करवाते हैं। उसके बाद उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? जिसकी हमने बात की कि उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून जिनको बोलते हैं, उसकी बाद में बात की थी कि ये कोरोमंडल तट पे तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा करवाते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी पिछले क्लासेस में कि आम्र वर्षा संबंधित है किससे? तो आम्र वर्षा किससे है? तो आमों की बौछार से ये संबंधित है। तो आम की फसल से, आम की बौछार से। तो ये देखते हैं कि इसको इस तरीके से आंसर लगा सकते हैं। चेरापूंजी कहाँ है? तो चेरापूंजी भी सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र है, और ये भी कहाँ पे है? तो मेघालय में है। चेरापूंजी पहले हुआ करता था, और अभी के जो सबसे ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र है वो आपका मौसिनराम है। तो आपको मैंने इसके बारे में चर्चा की, मौसिनराम मेघालय में और चेरापूंजी भी मेघालय में। इसके बाद बात करते हैं कि भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी, यानी कि अधिकता होते हुए भी, यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है कि एक वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना, या वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, या वर्षा का थोड़े ही महीनों में जोर होना, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो है वो उपरोक्त सभी है कि हमारे यहाँ तेज़ी से बह जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, और थोड़े ही महीने में वर्षा होती है। ये वजह है कि हमारे भारत को, देश को प्यासी भूमि का देश, प्यासी धरती बोला जाता है। अब देखते हैं कथन और कारण। तो गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम या और उत्तर पश्चिम में चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी, यानी उत्तर और उत्तर पश्चिम मिले तो सही बात है कि गंगा के मैदान में यदि ऐसे चलेगा तो वर्षा जो है वो घटती हुई मिलती है, ये बात सही है। इसके बाद गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता है आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची जाती है, ये भी बात सही है। तो आपका ये आंसर ये सही हो जाता है इसमें। इसका तरह देखते हैं कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। किससे वर्षा होती है? तो आपको मैंने अभी बताया कि उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। वहीं पर देखें कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारण से होती है वो कौन से हैं? तो आपको पता है वो उत्तरी पूर्वी मानसून होते हैं कि जो सर्दी के समय वर्षा करवाते हैं। ऐसे ही देखिए कि भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है, और जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं। तो अब देखिए कि दोनों बात सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि उत्तरी मैदान में जो जाड़ों में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, और जाड़े में जो उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं वो उससे जो है वो कोरोमंडल पे वर्षा होती है तमिलनाडु के क्षेत्र में। तो दोनों बात सही है, लेकिन दोनों व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रहे हैं। वहीं पे भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? अब ये देखिए सीधा सीधा आ गया। तो कौन से पे होती है? तो आपका कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। अब बात करते हैं कि भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिम विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा कम से कम होती जाती है। तो मैंने अभी बताया कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो कम होती जाएगी पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो आपका कौन सा है? तो आपका पश्चिमी विक्षोभ है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आज की हमारी क्लास इतनी लंबी हुई, इसका वजह यह है कि आपको क्वेश्चन पूरा आपकी जलवायु आज हमने खत्म कर दी है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे उनको इस क्लास का फ़ायदा मिले। इस क्लास को बहुत मेहनत से बनाया गया भाई साहब, और ये मानिए कि आपके लिए जो जो संभव हो सकता है वो चीज़ें करी गई हैं। तो इसको शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आप इसी तरह से प्यार बनाते रहिए तो हम और आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। तब तक के लिए आज इसको रिवीजन करिए, इन क्वेश्चंस को देखिए, और हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।